एक चीज बताइए आप लोग कि आप सब एक साथ कैसे जुड़े? इन्होंने बोला, इनको पता नहीं कहाँ से लग गया कि तुम बढ़िया लिखते हो तुमको। फिर मैंने सड़क से उठा के स्टार बना दिया। सड़क उठा के सड़क पे ही रख दिया। सूर्यांश भाई, आप अपने बारे में जरा मुझे बताइए। नहीं, मैं चोर टाइप था। कुशल से मैं बीएनए में मिला था, भारतीय नाट्य अकेडमी लखनऊ में। कुशल ने बोला, सूर्यांश ने बोला कि आओ बनाओ करो साथ में। और मैं फंस गया। नाम सुनने के बाद तो और मन किया। और आप कैसे मतलब इतना शिफ्ट करते हुए हैं? आप आईटी के आदमी। अगर गरीबी मिटानी है तो बीटेक करना पड़ेगा। गरीबी की वैक्सीन है। थिएटर जो है ना, आपको बहुत सेंसिटिव बनाता है, नो डाउट। काफी सेंसिटिव हो जाते हो। बोलते ही अजीब लग रहा है। आप नहीं है सेंसिटिव? नहीं, कुछ हद तक हो। क्या ओपिनियन है आपका हिंदुस्तान के मीडिया को लेकर के? अरे आए अभी मैं 50-55 साल का हो जाऊंगा तब बताओ। आप लोग अभी क्या करते हैं एआई से? जलन। आजकल राइटर्स जो हैं उनके लिए बड़ी चिंता का विषय हो गया है कि वो जो कंटेंट लिख रहे हैं उन्हें प्रूफ करना पड़ रहा है। मैंने लिखा भाई मैंने लिखा है, एआई से नहीं लिखा हुआ है। मारूंगा। अपने जीवन के बारे में बताइए। शादी उदी आपने कर लिया है? शादी मैं अपने बीवी से बहुत प्यार तो हो करता गई। हूँ। मैं अपनी बीवी की सारी बातें सुनता हूँ। शादी अच्छी चीज है, सबको करनी चाहिए। नहीं, नमस्कार भाइयों दोस्तों, आज की बातचीत शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात। हमारे यहाँ अक्सर कहा जाता है कि अगर कुछ बड़ा करना हो तो बड़े शहर जाओ, मुंबई जाओ, दिल्ली जाओ, किसी बड़े आदमी से मिलो, जानो, कोई रास्ता ढूंढो। लेकिन पिछले कुछ सालों में छोटे शहरों के कुछ लड़कों ने यह कहानी बदल दी है। आज हमारे साथ ऐसे ही कुछ दोस्त हैं, कुछ लड़के हैं जिन्होंने यूपी के जौनपुर से निकलकर अपने दम पर खड़े होकर करोड़ों लोगों तक पहुँचे हैं। करोड़ों लोगों का प्यार उन्हें मिल रहा है। ना कोई फिल्मी बैकग्राउंड है इनके पास, ना कोई गॉडफादर, ना कोई तैयार रास्ता। मुझे लगता है कि यह बातचीत सिर्फ द स्टैक की नहीं है, यह उस नए भारत की बातचीत है जो अपने सपनों के लिए किसी की इजाज़त नहीं मांगता। खासकर जो यूट्यूब पे कंटेंट बन रहे हैं, जो छोटी फिल्में बन रही हैं, उन्हें अब मुंबई की ज़रूरत नहीं है, परमिशन की ज़रूरत नहीं है। और एक और ज़रूरी बात, इंटरव्यू शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए सॉल्ट को। और सबसे ज़रूरी ये है कि यूट्यूब पे हमारा मेंबरशिप प्रोग्राम आ गया है, तो आप हमारे यूट्यूब पे जाके हमारा मेंबर बन सकते हैं सॉल्ट का। और आपका ये जो छोटा सा सहयोग हमें मिलेगा, उससे हम और बेहतर बातचीत आपके लिए लेके आ पाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारी कॉस्टिंग हो जाती है। लाइट है, कैमरा है, डीओपी है, मल्टीपल चीज़ें। सहयोग करिए और सॉल्ट को सब्सक्राइब करिए, यही आग्रह है। अब बातचीत पे आते हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस बातचीत में। और मैं बेसिकली बहुत शुरुआत से ये समझना चाहता हूं कि जौनपुर में अगर आप खड़े हैं और बॉम्बे जैसे बड़े घरानों को देखते हैं जहां पे सिनेमा शुरू होता है, तो कितना मुश्किल आप लोगों को महसूस होता है कि जौनपुर से कैसे निकलेंगे हम लोग? पहले हो सकता है कि मुश्किल हुआ करती थी, लेकिन अभी तो सिस्टम पूरा डिसेंट्रलाइज हो गया है, तो अब उतनी मुश्किल होती नहीं है, क्योंकि आप टेक्निकली जो चीज़ें अवेलेबल हो गई हैं। पहले केवल मुंबई का था कि मुंबई में ही वो चीज़ें हैं, बड़े कैमरा और टेक्नीशियंस जो कि हमारे छोटे शहरों से ही गए हुए लोग हैं। बट वो टेक्निकल जो फिजिबिलिटी थी वो मुंबई में थी, लेकिन वो अब धीरे धीरे डिसेंट्रलाइज हो गई है और नैनो टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं। छोटे कैमरे आ गए हैं, फ़ोन से शूट हो रहा है, तो काफ़ी कुछ आसान हो गया है। आप कदम बढ़ाने के लिए आपको बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं होती है, आप उतना डरते नहीं हो जितना उस दौर में डर लगा करता था। तो अब धीरे धीरे आसान ही हो रहा है। बस ये है कि जो सेंट्रलाइज सिस्टम था वो डिसेंट्रलाइज हुआ है, तो उससे आसानी हुई है। क्योंकि आप जैसे म्यूज़िक की भी बात करेंगे तो एक दौर में बनारस में उसका परचम था, नृत्य में बनारस का परचम था, लेकिन वो जब टीचर्स और दूर दूर से आए, उन्होंने सीखा और वो गए और उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को वहाँ पे सिखाया, तो वहाँ पे बहुत टेक्निकल चीज़ें नहीं चाहिए होती थी, चाहे थिएटर हो चाहे कुछ भी हो।
लेकिन सिनेमा के लिए बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें चाहिए थी, इसलिए मुंबई और इवन हैदराबाद उसकी तरफ लोग देखा करते थे क्या वहाँ तक पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि इतना मुश्किल है, अब धीरे धीरे आसान होता जा रहा है। मुझे एक और चीज़ बताइए, क्योंकि जब मैं आपके प्लेटफॉर्म को देखता हूँ तो वो सिर्फ एक यूट्यूब चैनल के जैसे मैं नहीं महसूस जी, करता हूँ। जी। मुझे लगता है कि आप लोग उस पीढ़ी का हिस्सा हैं जिसने पहली बार यह साबित किया कि कहानी कहने के लिए मुंबई में रहना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अभी डिजिटलाइजेशन के दौर में हम ज़रूर ये सोच रहे हैं कि बड़ा आसान हो गया है, बट अभी भी वो मुंबई के जो लोग हैं ना वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं बाहर से आए हुए लोगों को। आप ये लोग महसूस करते हैं, कई लोग खबरें आती हैं, कभी कार्तिक आर्यन का खबर आ रहा है तो कभी किसी का खबर आ रहा है। वैसे कंडीशन में अपने आप के कंटेंट को चेंज करना उस मार्केट से और वैसे लोगों तक पहुंचना जिसको ऑडियंस, रिच ऑडियंस नहीं कहा जाता है, बिहार यूपी के ऑडियंस को रिच ऑडियंस नहीं कहा जाता है, तो वहां तक पहुंचने का जो संघर्ष है वो किस तरह का है? धनंजय, आप समझाएंगे प्लीज। मैं जितना समझता हूँ इस चीज़ को, जैसा आपने कहा कि संघर्ष की, जहाँ तक आपने बम्बई की बात करी, एक्सेप्टेंस तो देखिए आना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक कहते हैं ना वो एक एको चैम्बर सा बना हुआ है लोगों के दिमाग में, और वो स्टिग्मा है कि नहीं आप बम्बई, पहले था जैसे कि बम्बई जा रहे हैं आर्टिस्ट लोग, एक समय के बाद ट्रेनिंग ली और फिर बम्बई चले गए, वहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं। अब चीज़ें चेंज हुई हैं धीरे धीरे। तो सबसे बड़ा जो एक जो झटका कह लीजिए या जो एक्सेप्टेंस कह लीजिए, ये जो काम कर रहे हैं लोग, जो मैं मेट्रो सिटीज़ में जैसे मैं रहा पला बड़ा, तो मैंने ये फील किया कि इन्हीं लोगों के अंदर ज़्यादातर थोड़ी सी एक्सेप्टेंस की दिक्कत है कि बाहर से कोई आके किस तरीके से काम कर रहा है और थोड़ा डिमीन तरीके से देखना कि नहीं ठीक है अपना रीजनल काम ही तो कर रहे हैं, क्या हो गया तो कोई भी कर लेता है, बट ऐसा नहीं है। जहाँ तक बात करूँ मैं दी हैशटैग की, हमारे कंटेंट की, तो हर तबका देख रहा है, दिल्ली से लेके बैंगलोर और अभी कुशल साउथ हो गया है, वहाँ पे भी इसको लोग मिले सब, तो काम हर जगह पहुँच रहा है। अब मेट्रो सिटीज़ तक भी पहुँच रहा है। दिल्ली में मैं रहता हूँ, मेरे सारे जानकार जो दिल्ली वाले हैं वो भी देखते हैं, बम्बई से भी जो लोग हैं वो भी जुड़ गए हैं, तो अब काम पहुँच चुका है। जहाँ तक बात एक्सेप्टेंस की, उसमें समय लगता है, बट वो धीरे धीरे जब आप अपने आप को चैलेंज करके प्रूफ करते रहते हो, समय के साथ वो आ जाती है लोगों के अंदर, जो मैंने समझा। बिल्कुल। मुझे अब एक चीज़ बताइए आप लोग कि आप सब एक साथ कैसे जुड़े, यूनाइट कैसे हुए? मैं कुशल से मैं बीएनए में मिला था, भारतीय नाट्य अकेडमी लखनऊ में। हम दोनों बैचमेट्स हैं, वहाँ पे रूममेट्स भी थे, तो वहाँ से हम लोगों की ट्यूनिंग थोड़ी अच्छी रही, रूममेट्स से हमारा थोड़ा जलब अच्छा हो गया। फिर धीरे धीरे जो है जाने एक दूसरे को बेहतर तरीके से, फिर जान पाए फिर सूर्यांश से भेंट हुई, फिर सूर्यांश से मिले। फिर लॉकडाउन के दौरान मैं चाहता नहीं था माइक्रो कंटेंट में आना या जो भी चीज़ें थी, मेरे को थोड़ा सा उस समय लगता था कि नहीं यार थिएटर कर रहे हैं, वो गुमान होता है ना थोड़ा सा कि नहीं हम तो रंगमंच वाले, हम क्यों करें। वही बात कि मुंबई वाले एक्सेप्ट नहीं हाँ। कर पा रहे हैं तो ड्रामा स्कूल वाले एक्सेप्ट नहीं कर पाते नहीं बाहर के कर लोग। पाते, वही वाली सेम चीज़। तो मैं नहीं, मुझे बहुत कुशल ने बोला, सूर्यांश ने बोला कि आओ बनाओ करो साथ में, और सारी मैं चीज़ें। फंस गया। मैं आया नहीं 15-20 दिन, जब इन्होंने नाम वाम बदल दिया चैनल वैनल का, तो मेरे को था नहीं आऊंगा। फिर एक दिन जब नाम सुनने के बाद तो और मन किया नहीं आऊंगा, क्या नाम था पहले? नाम यही था, हाँ, हैशटैग ही। फिर एक दिन बना के एक वीडियो बाहर डाल दिया, भेज दिया, फिर मजा आने लग गया। क्योंकि शुरू तो मजबूरी में की थी, मजा आ रहा है, तो वो है कि फिर ठीक है, फिर धीरे धीरे चीजें बढ़ी आगे, तो ऐसे ही फिर जुड़ गए फिर सब लोग, फिर भैया से मुलाकात हुई, फिर सारी चीजें। तो और आप कैसे, मतलब इतना शिफ्ट करते हुए आप आईटी के आदमी, उसके बाद फिर जर्नलिज्म में आ गए, फिर स्टेज के साथ आप एसोसिएट हो गए? वो तो घर वालों के चक्कर में आए थे। आईटी सेक्टर का तो यही है कि पहले उस दौर में बीटेक ही हुआ करती थी कि हाँ। अगर गरीबी मिटानी है तो बीटेक करना पड़ेगा, वैसा है। बिल्कुल। बीटेक करना पड़ेगा, तो वो किया। गरीबी की वैक्सीन है। वैक्सीन तो वो करके फिर थोड़ा बहुत जॉब करके फिर छोड़ा, फिर जर्नलिज्म की तरफ इसलिए गए क्योंकि बीटेक के टाइम पे ही मैं सिनेमा और ये फिल्म वगैरह में लग गया था। 2-3 दोस्तों के साथ मिलके शॉर्ट फिल्म वगैरह बनाने लगे थे, और जब घर भी आता था तो इन लोगों से वही फिल्मों पे ही डिस्कशन और ये सारी चीज़ें चलती रहती थी। फिर धीरे धीरे फिर वहाँ से मूव हुआ मैं जर्नलिज्म की तरफ, क्योंकि जर्नलिज्म ऐसा लगा मुझे कि हाँ ठीक है,
थोड़े पैसे आते रहेंगे, जहां वो नौकरी छूटी उसके बाद कुछ नहीं था वहां कुछ पैसे आते रहेंगे, क्योंकि वही जो आपकी बात की मुंबई एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, कितना स्ट्रगल होगा वो नहीं दिख रहा था। और घर का बड़ा बेटा, वो भी एक अलग तरीके का मुहावरा है जो जिसका दबाव आप समझ सकते हैं। हाँ, तो लेकिन वो भी एक्सेंचर की नौकरी और जर्नलिज्म में बहुत फिर फर्क वो था। बहुत, लेकिन एक बीच का पैसा रास्ता भी। कहीं तो, हाँ कहीं बीच का रास्ता तो निकालना मन था भी तो वहाँ, सेटिस्फाइड होना चाहिए कि हाँ कम से ठीक कम है वहाँ लिखने पे को तो मिल रहा है और वहाँ। वो सारी चीजें थी। मैटर करता है ये सब चीज। और क्या। जेब खाली हो तो। जेब खाली हो तो ज्यादा अच्छा निकल के आता है। बोलते हैं ना कि वो गुर्बत में रहने वाला आर्टिस्ट ज्यादा बढ़िया करता है। तो हाँ, मतलब वही एक बीच का रास्ता निकाला कि कुछ लिखने पढ़ने का शौक, वहाँ पे थोड़ा बहुत लिखने भी लगे थे, शॉर्ट फिल्म और ये वो। फिर जर्नलिज्म की तरफ, फिर जर्नलिज्म में करते हुए फिर मैं विटी फीड पहुंचा, एक प्लेटफॉर्म था विटी फीड, तो उनके साथ मैंने स्केचेस वगैरह लिखना स्टार्ट किया। साथ में मैं कोर जर्नलिज्म की जो चीज़ें होती थी वो भी उनके लिए करता था, क्योंकि उनकी वेबसाइट भी चलती थी। तो वो करते करते इंटरेस्ट इधर आने लगा, और उस दौर में फिर ये लोग भी धीरे धीरे अपना कुछ ना कुछ कर ही रहे थे, उस तरफ बढ़ चुके थे कि वीडियो प्रोडक्शन और ये इन चीज़ों में लिखने के और उन सारी चीज़ों में। तो फिर और साथ में बातचीत करके एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक प्लेटफॉर्म बनाया गया कि हाँ ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशन ही जब सब कुछ है तो हम भी शुरू कर देते हैं, क्योंकि इंटरनेट धीरे धीरे सस्ता भी हो गया था और कोरोना आ गया, तो फिर उस चीज़ को जो हमारा ऐसे था कि चलो बैकअप टाइप है, अब वो उस पर और लग के काम करते 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 धीरे धीरे बिल्ड हो गया। नहीं, लेकिन घर के बड़े बेटे थे आप, हाँ है ना, आपने रोका नहीं? रोका नहीं, रोका मुझे बोला गया कि ये तो जा ही रहा है, इसको भी ले जा रहा है, मेरे को तो डांटा गया मतलब ऊपर से, लेकिन हाँ भरोसा था कि हो जाएगा, और इसको जब मजा आ रहा था तो फिर कोई बात ही नहीं। बाबूजी क्या करते थे आप लोग के? पिताजी मोस्टली खेती से जुड़े हुए थे, और साथ में उनकी एक दुकान है फोटोकॉपी की कचहरी में, जो आज भी वो जाते हैं, वो छोड़ नहीं पाते हैं वहाँ जाना, और वहीं से चलता था। और साथ में मेरे दादाजी थे, लोको पायलट थे, वो रिटायर होके घर पे रहते थे, उनसे बहुत कुछ सीखा हम लोगों ने, और यही सारी चीज़ें हैं, मतलब यही बैकग्राउंड है हमारा। अच्छा, आप माइक्रो वीडियोस की बात कर रहे थे, अभी माइक्रो ड्रामा बहुत तेजी से उभर रहा है मार्केट में। माइक्रो ड्रामा में क्या फ्यूचर है? मुझे अपना मतलब मुझे व्यक्तिगत तौर पे तो ऐसा लगता है कि एक टाइम के बाद जो है वो शायद देखना बंद हो जाए, क्योंकि कि कितना ही मज़ा आ जाएगा वो 1.5 मिनट 2 मिनट वाली चीज़ों में, या फिर लूप। एक तो ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा वो है कि जो टायर 3 और गांव वाली ऑडियंस है, वो मुझे जहाँ तक लगता है कि उसको ज़्यादा देखती है माइक्रो ड्रामाज जितने भी बन रहे हैं। और ज़्यादातर माइक्रो ड्रामाज जो बन भी रहे हैं वो किस तरीके से बन रहे हैं, ये भी थोड़ा सा एक अलग विषय है कि बहुत ज़्यादा सेडक्शन और उन सब सारी चीज़ों पे फोकस होके। तो देखिए कितने दिन फ्यूचर है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि बहुत लंबा चल पाएगा। एक ही ऐसी कहानी तो होती है सबकी। लेकिन ऐसा है कि मुझे जितनी वैरायटी आ रही है, हाँ मेरा बहुत सारे लोग अलग अलग किसी चीजें। का हाँ, नेटफ्लिक्स, प्राइम, हॉटस्टार, सब हर कोई पिछले अपना दिनों अपना खबर आई कि नेटफ्लिक्स अपना वर्टिकल हाँ, शुरू कर रहा है। हॉटस्टार का तड़का आ ही गया है हर जगह पे ऐसे ऐसे। वो shows क्रिएटर्स जितने हाँ। ज्यादा आएंगे और फिर वो जितना ज्यादा ओटीटी से पैसा निकाल पाएंगे, क्योंकि अभी प्रोडक्शन में 10-15 लाख रुपए में वो 100 मिनट 150 मिनट का कंटेंट निकाला जाता है, जो कि बहुत मतलब टीवी सीरियल से भी ज्यादा रश में वो काम होता है। और बट जैसे जैसे एक बार सब्सक्रिप्शन लोगों को मिल गया ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को, तो वो पैसा खर्च करने लगेंगे और नए क्रिएटर्स आएंगे, तो शायद उसमें इनोवेशन होने लगेगा, तो वो इंटरेस्टिंग बन सकता है। बट घूम फिर के माइक्रो ड्रामा के प्लेटफॉर्म्स की अगर बात करें तो वो 5 साल 7 साल बाद 1-2 प्लेटफॉर्म ही 3 प्लेटफॉर्म ही आपको दिखेंगे, जो मेजर प्लेयर्स हैं वही दिखेंगे। बाकी तो मुझे नहीं लगता कि इतना जो जितने प्लेटफॉर्म अभी उग आए हैं। आप मुझे इतने बताइए चलेंगे। ना किसी माइक्रो ड्रामा का नाम आपको याद हो कि ये शो मैंने देखा है। देखता नहीं हूँ। नहीं मतलब ऐसे नॉर्मल किसी से भी। इंडिया में जो बन रहे हैं ना मोस्टली एक है दी हैशटैग की बैचलर सीरीज, अब उसे आप लोग देख सकते हैं। उसे देख सकते हैं। सुरेंश भाई, आप अपने बारे में जरा मुझे बताइए। आप बहुत इंटरेस्टिंग आदमी हैं। जब ये लोग मुझे बता रहे थे तो क्या देख लिया पूरा भाई? बिजनेस और कैसे कैसे चीजों को संभाल रहे हैं आप। नहीं, मैं चोर टाइप था। हाँ, कि जब मैं कॉलेज करता था तो उस वक्त अकेले रहता था यहाँ पे गाजियाबाद में ही, वसुंधरा में। हाँ। तो दोस्त यार भी नहीं थे, और जौनपुर से आया मैं सीधे यहाँ कॉलेज में आ गया।
कॉलेज भी हैसियत के ऊपर थी, तो वहाँ दोस्त यार भी इतने बन नहीं पाए, तो अकेले रहता था, तो फिल्में देखता था बहुत सारी इधर उधर टाइम पास के लिए, और मन लग गया देखने में, बहुत सारी पिक्चरें इधर उधर। बाकी बॉलीवुड फिल्में तो बचपन से देखी है टीवी पे, बाहर की भी फिल्में थोड़ी बहुत देखने लगे, और तो टाइम पास के लिए मेरे पिताजी जर्नलिस्ट थे, तो क्या बात है। वो जो है रात में सोने से पहले मेरे साथ ही रहते थे, वहाँ मतलब मैं उनके साथ रहता था ठीक है। तो वो रात में सोने से पहले वो पन्ने पे जो है वो अपना संपादकीय एडिटोरियल जो भी लिख के सो जाते थे। प्लेन कागज होता था, तो उस पे वो सीधे लिखते थे और बिना कट के, तो वो चले जाते थे सुबह, तो मैं उनकी तरह ट्राई करता था कि मैं भी सीधे लिखूं, टाइम पास नहीं हो रहा था मेरा तो लिखूं, फिर पिक्चर देखता था, तो पिक्चर जो मैं देखता था, जैसे 4-5 पिक्चरें देखी, उसमें से कुछ सीन इसमें से उठा लिया, कुछ सीन इसमें से उठा दिया, कुछ इसमें उठा लिया, मिला जुला के घाँच माच करके कुछ लिख देता था, फिर पढ़ता था, फिर फेंक देता था। मैं लिखने की शुरुआत खाली इसीलिए हुई थी, तो लिखूं जैसे पिताजी लिखते हैं वैसे लिखूं। और पिताजी थे तो न्यूज़ वगैरह भी देखते थे उनके चक्कर में, क्योंकि वो देखते थे तो मुझे भी मजबूरी में देखनी पड़ेगी। तो मुझे इसमें ये करते करते जब मैं ये करने लगा तो मुझे इंटरेस्ट आने लगा। मुझे बिल्कुल नहीं पता था इसका क्या करें क्या नहीं, लेकिन टाइम पास अच्छा हो रहा था। तो जैसे मान लो टैक्सी ड्राइवर के कैरेक्टर को राजेश खन्ना मिल गया आनंद वाले, तो क्या हो जाएगा ना, तो ऐसे से करके कुछ भी उलूल जुलूल करके लिखते थे। फिर 1-2 फिल्में हम लोगों ने शुरू की, बन नहीं पाई, जो कि आधी बनी, कुछ बन नहीं पाई। तो ये क्योंकि थिएटर शुरू कर चुके थे, 1-2 साल हो गया था। नहीं बनने का कारण? टीम नहीं थी, पैसे नहीं थे, कुछ भी आता जाता नहीं था, कुछ कैमरा अभी तक मुझे चलाने नहीं आता, तो और टीम क्या है क्या नहीं, लाइट वाइट कुछ नॉलेज था नहीं उस वक्त, तो और कैसे बना सकते। इन्होंने बोला, इनको पता नहीं कहाँ से लग गया कि तुम बढ़िया लिखते हो, तुम लिखो, हम लोग इसको बनाएंगे। फिर कुछ मैंने करेंगे। सड़क से उठा के स्टार बना दिया। फिर ये जो है कि सड़क पे उठा के सड़क पे ही रख दिया तो हम लोग बहुत दिन तक, अभी मैंने थिएटर किया था तो इनके अंदर भी क्रांतिकारी जगा हुआ था कि दुनिया को बदलेंगे, कुछ तो करेंगे। मैं ही अलग आदमी हूँ। तो लिखने लगे धीरे धीरे, फिर कोविड आ गया। अब न्यूज़ देखने की और पढ़ने की मेरी बचपन से आदत थी, तो हम लोग को अभी भी लिखते वक्त रियल, मैंने इतनी किताबें नहीं पढ़ी है जितना अखबार पढ़ा हुआ है, तो मेरे लिए न्यूज़ कहानी होती थी। जब मैं अपने दादाजी को सुनाता था अखबार पढ़ के, उनको दिखता और मतलब आँख की रोशनी चली गई थी, तो उनको पढ़ता था उनके लिए। पूरा मोहल्ला सुनता तो मैं छोटा था, मुझे क्या न्यूज़ समझ आएगा ना, मुझे क्या न्यूज़ समझ आएगी, लेकिन मेरे लिए वो स्टोरी होती थी, क्योंकि डर के मारे पढ़ रहा हूँ, तो धीरे धीरे वो स्टोरी की तरफ पढ़ते रहते। जब हम लोग लिखना बैठने लगे, फिल्म बनाने लगे, तो अभी भी हमारी ये है कि रियल इंसिडेंट कुछ हम लोग ढूंढे हैं, फिर उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें क्या डाल दें। तो इस तरीके से फिर हम लोग जब बनाने भी लगे, तो हम लोग रियल न्यूज़, जो भी न्यूज़ ऐसी हो कुछ, तो उससे इंस्पायर हो, फिर उसमें कुछ गढ़ें, ऐसे करके कहानी चल गई। अच्छा, मतलब बहुत न्यूज़ पढ़ा है आपने। क्या अब नहीं ओपिनियन पढ़ता। है आपका हिंदुस्तान के मीडिया को लेकर के? अरे आए अभी मैं 50-55 साल का हो जाऊंगा, तब तो बता बताऊंगा। दूंगा। बाकी मेरी फिल्में हैं, मुझे एक माध्यम मिला है, मुझे स्वधर्म, मुझे ऐसा लगता है भी मेरा ये है, तो मैं ये सारी बातें अपनी फिल्मों के माध्यम से बोलूंगा। मैं ये ट्वीट करके या फेसबुक करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके नहीं बोलूंगा, ये मेरा माध्यम है, मैं फिल्म के जरिए बोल सकता हूँ जितना बोलूंगा। जैसे और- सचिन बैट से जवाब देते हाँ, थे। मुझे मैं क्या बोल दूं, अभी मेरी क्या, मुझे लगता है मैं बहुत समझदार हुआ हूँ, नहीं ऐसा नहीं, 40 साल बाद कुछ और होगा, 45 साल बाद कुछ और होगा, तो क्या ओपिनियन बता दूं। मुझे एक बात बताइए, आप चारों लोग, खैर 2 लोग स्पेशल इसलिए कि आप लोग थिएटर में हैं। थिएटर में जब आप जाते हैं तो शुरुआत में बहुत रिवोल्यूशनरी होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। बाल बड़े होते हैं, एक्चुअल में क्या बदलना होता है सोसाइटी में? गुड सबसे पहले तो अपने आप को बदलना होता है, कि मानवता नाम की जो चीज़ है वो अपने अंदर पैदा करनी होती है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और समाज में जितनी भी कुरीतियां हैं, कह सकते हैं कि उनको ख़त्म करना, जातिवाद, भेदभाव, बहुत सारी चीज़ें, वो ख़त्म करना, सबको एक तरीके से देखना। क्योंकि हम जब ड्रामा स्कूल में हमारा एडमिशन होता था तो 20-25 लोगों का जो भी बैच रहता है,
स्टार्ट के 1 महीने तो ऐसे ट्रीट किया जाता है कि हम सब एक ही जगह से हैं, एक ही कमरे में रखा जाता था। एक आदमी को खाना खाना है तो सबको एक एक रोटी लेनी पड़ेगी, एक को टॉयलेट जाना है तो सबको टॉयलेट जाना पड़ेगा, जहाँ जाना पड़ेगा लाइन से जाना पड़ेगा। तो वो एक एकता पैदा करना और सबको एक समान तरीके से देखना, कोई धार्मिक जातिवादी जो भेदभाव है वो वहाँ पे उस तरीके से टारगेट ना करना। पहले तो अपने आप को जानो कि तुम कौन हो, तुमको कौन से गाने पसंद हैं, तुम्हारे सपने क्या हैं, तुम किस किस तरीके से हो के यहाँ तक पहुँचे हो, तुम्हारे जो पूर्वज हैं वो कैसे रहते थे, उनका जेस्चर पॉस्चर कैसा होता था, उस पे बहुत सारे एक्सरसाइजेस कराए जाते थे। फिर कट टू जब आप सेकेंड ईयर में जाते थे तो आपको अपने बारे में अगर एहसास हो गया कि आप ऐसे हैं, इतनी गहराई है आप अपने अंदर आपने ढूंढा है, तो जो किरदार आप अपनाने जा रहे हैं उसके अंदर भी तो उसकी अपनी एक दुनिया होगी। उस दुनिया की तलाश करिए अपने माध्यम से, जैसे आपने अपने आप को किया है। बेसिकली यही होता है। और शुरू में ऐसा होता है कि जब हम थिएटर ज्वाइन करते हैं तो नई नई किताबें पढ़ते हैं, साहित्य ही पढ़ते हैं, उसके अलावा तो कुछ ज़्यादातर लोग पढ़ते नहीं, साहित्य ही पढ़ते हैं, नाटक पढ़ते हैं। फिर ऐसा लगता है कि बाकी लोगों से हम लोग अलग हैं, बाल बड़े हो जाते हैं, कुर्ता आ जाता है और बैग आ जाता, स्लिंग बैग आ जाता है और सीधे मुंह किसी से बात नहीं करते क्योंकि हम तो अलग हैं। बाकी लेमन्स रहते हैं, ये लेमन्स थिएटर बदलाव तो थोड़ा हम सा ही एक आ करेंगे। जाता है वो लोगों में थोड़ा सा, लेकिन वो शांत करना पर ये है कि थिएटर जो है वो बहुत कुछ सिखाता है नो डाउट। और कैसे जो shape कुछ करता भी है है ये वो आप लोगों थिएटर को? के ही कारण है। कैसे शेप करता है? अरे सर आप ही लगा लीजिए क्योंकि कि आप शिक्षक भी हैं। रहा हूँ, अब तो फिलहाल छोड़ दिया है। थे अभी सिर्फ हाँ, पति अभी पति हैं। कुछ अब फुल टाइम हस्बैंड है नहीं, अभी छोड़ दिया है। बट हाँ, मैं ये समझाऊं इस चीज से कि थिएटर जो है ना आपको बहुत सेंसिटिव बनाता है, नो डाउट। काफी सेंसिटिव हो जाते हो बोलते ही अजीब लग रहा है आप नहीं है सेंसिटिव। नहीं, कुछ हद तक हो। नहीं बताइए ना फिर। नहीं, कुछ हद तक भी नहीं। नहीं एक्चुअली नहीं, जोक्स अपार्ट, बट काफी आपको ना सही गलत की परख तो आपको आ जाती है, नो डाउट। कई लोग ऐसे होते हैं सोसाइटी में जिन्हें सही गलत पता ही नहीं होता है। अगर मैं गलत भी कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ। वो जो सेंस है ना, वो मुझे कहीं ना कहीं थिएटर से आई है। कुरीतियों के बारे में जानना कि यार ये हो रहा गलत है, थोड़े वोकल हो जाते हो आप चीज़ों को लेके, हिम्मत आती है, रेबल तो हो ही जाते हो। तो परिवार में भी जो चीज़ गलत हो रही है आप खुल के बोल पाते हो कि ये गलत है ये चीज़। ये बदलाव थोड़ा सा परिवार आता सुनता है? सुन लेता है कुछ कुछ चीज़ें, कुछ कुछ नहीं सुन पाता है, तो डिपेंड करता है कि बात क्या है। मुझे भी थिएटर करना पड़ेगा क्या? मतलब कि मैं ऐसा लड़का था स्कूल में कि जो पीछे वाले बेंच पे बैठता था और कभी टीचर खड़ा कर दे या फिर ब्लैक बोर्ड के पास बुला दे तो मैं जा नहीं पाता ना था। मेरे से पूछिए, मैं बताऊं। हाँ, तो मतलब इस तरीके का लड़का जो कभी भी खुल के कुछ बोल नहीं पाया, कुछ नहीं कर पाया, लेकिन थिएटर में आने के बाद जो बदलाव हुआ है वो थिएटर के कारण ही हुआ। बहुत इंट्रोवर्ट था मैं, अभी बहुत भी हूँ। ज्यादा ही। मतलब स्कूल में ये ब्लैक बोर्ड के सामने ना जाए और वही खड़ा कर दे टीचर तो इनकी वो क्यों? फट जाए। मतलब इंट्रोवर्ट थे हमारे यहाँ, लोग इंट्रोवर्ट ही होते हैं। ये बाद में पता चला कि इंट्रोवर्ट भी कुछ होता है। एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट, हाँ, ये सब बाद में पता हाँ, चला। एम्बीवर्ट और सब ये सब सारा इज्म, ये सब वहां तक तो इंट्रोवर्ट भी नहीं जानते थे हम लोग। हाँ। तो ये ऐसे बहुत सोचा था, चुप्पा है। हाँ, फिर एक दिन जो है ये बनारस गए थे ना भाई, हाँ, 1 साल बाद आए तो ये बोले कि बाल मैं- बड़े हो गए थे, भाई मैं एक्टर बनूंगा। उनके भूत है उधर जाएगा भाई, अचानक से ये कैसे एक्टर बनना चाह रहा है? अब क्या देख लिए थे ऐसा? नहीं, थिएटर किया इन्होंने कुछ। मैं वो इन्होंने फिल्म दिखाई थी गुलाल, उसमें पीयूष मिश्रा को देखा था तो बहुत सारी चीजें में वो थे, राइटर, म्यूजिशियन, लिरिसिस्ट और उसके बाद फिर एक्टर। तो मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में पढ़ा, फिर इन्होंने सब कुछ बताया कि ये और ये थिएटर करते भी थे कॉलेज के टाइम पे। तो बेसिकली मेरा थिएटर में आने का और सारी चीज़ों को करने का श्रेय इन्हीं को ही जाता है। अच्छा। यही पुश किए कि करो करो करो, देखो मजा आता है कि नहीं। अभी कितनी बड़ी टीम है आप लोगों की? फिक्स जो लोग हैं वो लगभग 9 के करीब हैं, 9-10 के करीब। और बाकी जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें हम Outsource कर लेते हैं। आउटसोर्स कर लेते हैं। अच्छा, बिजनेस मॉडल क्या है, किस तरीके से? क्योंकि जो इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जो अपना कंटेंट खुद डिज़ाइन कर रहे हैं, खुद बना रहे हैं, तो कितने ब्रांड हैं जो आपको सामने से आके ऑफर करते हैं और कितना स्ट्रगल आप लोगों का होता है ब्रांड्स को लेके आने के लिए? ब्रांड्स को लेके आने का स्ट्रगल एक तो है ही है, साथ में उन्हें अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे मनाने का एक वो भी है।
और बिजनेस मॉडल पे ही आते हैं पहले तो बिजनेस ये तो मॉडल ये जानते होंगे। हाँ हाँ वही नहीं मैं अपने लिए पूछ रहा हूँ। बिजनेस मॉडल यही है, एक तो मोनेटाइजेशन, जो प्लेटफॉर्म्स मेटा और गूगल जो भी देते हैं वो मोनेटाइजेशन का है, और साथ में ब्रांड्स है। और उसके अलावा फिर क्रिएटर अभी के दौर में अपनी नई ब्रांड्स, क्लोथिंग ब्रांड्स या फिर अलग तरीके का मर्चेंडाइज या फिर कोर्सेज और ये सारी चीज़ें बेचने लगते हैं। यही बेसिक बिजनेस मॉडल तो यही है। और ब्रांड्स जो है वो इनबाउंड ऐसे जो आते हैं, खुद से आते हैं, वो होते ही हैं, लेकिन अब उनका ऐसा होता है कि कभी वो बार्टर डील ले आते हैं, कभी वो बहुत कम प्राइसिंग में ही क्लोज करने की कोशिश करते हैं, बट हम जो रेट फिक्स करके रखते हैं कि हाँ भाई अभी रीच इतनी चल रही है, इतने पे ही करना है। तो इनबाउंड जो आते हैं उनमें से मोस्टली ऐसा होता है कि नहीं कर पाते हैं। फिर जिनके साथ हम लगातार काम कर रहे हैं, जिनको हमने रिजल्ट दिया हुआ है, उनके साथ हम रिपीट पे काम करते हैं। हमने सैमसंग के साथ रिपीट पे काम किया, हमने स्प्राइट कोक के साथ हमने बहुत लंबा काम किया, हमने एयरटेल के साथ लगातार काम किया। तो जो लेगेसी ब्रांड्स हैं, बड़ी ब्रांड्स हैं, उनको समझ में आता है कि इनके कंटेंट की क्या वैल्यू है और ये हमारे प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है। तो मोस्टली ऐसा होता है कि जो ब्रांड्स आपके पास आ गई और जो आपके टर्म्स पे मान गई हैं, आप उनको जो चाहिए उनके हिसाब से दीजिए। आप उनको मतलब उनको क्या चाहिए होता है, उनको आईबॉल्स चाहिए होते हैं। आप जितना दे पाएंगे वो उतना रिपीट होंगे। व्यवहार बना के रखिए, वो 2 चीज़ें मांग रहे हैं, 1-2 चीज़ें एक्स्ट्रा दे दीजिए, तो चलता रहता है। वैसा है कि मोस्टली ऐसा होता है कि ट्राई करना चाहिए कि जो ब्रांड आए उनके साथ बढ़िया अच्छा संबंध बना के रखा जाए। अच्छा, मान लीजिए आपने एक शो बनाया है 10-15 मिनट का, मतलब कोई भी एक वीडियो आप तय करके बनाते हैं, उसमें क्या कॉस्टिंग लगभग आ जाती है? कॉस्टिंग कहानी के ऊपर डिपेंड करती है। अगर एक रूम की स्टोरी है तो 15 मिनट आप निकालना चाहते हो, आप किस इक्विपमेंट से शूट कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। आप कितने लोगों को ऑनबोर्ड करते हो उस पर शूट करता है। एक्टर कौन है उस पर डिपेंड करता है। तो ये समझना चाह रहा हूँ इस मार्केट को लेकर के कि मान लीजिए आपने पहले प्लान किया कि हमें इस तरह की एक कहानी बनानी है, उसके बाद फिर आप बजटिंग पे आ गए। नहीं, पहले हमारा बजट चलता है। पहले हम देख लेते हैं कि कितने में है। मतलब पहले आप पॉकेट चेक करते हैं, पहले पॉकेट चेक करना पड़ता है, फिर कहानी सोचते हैं कि फिर क्या बनाना उसी है। हाँ, मतलब अगर कहानी सोच भी लिए तो उस कहानी को ऐसे मोल्ड करते हैं कि इस बजट में आ जाए। हाँ, बजट में लाना पड़ता है, क्योंकि आप मुट्ठी खोल के अभी नहीं कर सकते ना, आपके पास बड़े प्रोड्यूसर्स और वो है। मतलब टाइटैनिक बोलोगे बनाने को तो हम बस में बनाते हैं। बस में बस डूब रही है वैसा। अच्छा, पहला वीडियो क्या था आप लोगों का और कितने साल पहले बनाए थे? नहीं उससे पहले भी था भाई। लोग नहीं, वो सब तो शॉर्ट फिल्में थी बहुत सारी। पहले तो हम शॉर्ट फिल्में ही बनाते थे। ऐसे रील वाले सेगमेंट और कॉमेडी वाले में तो वही था, वो कोरोना को लेके ही था कि कोरोना को लेके हमने एक वीडियो बनाया था कि कोरोना कुछ नहीं है, बीमारी कुछ नहीं है। तो उसपे एक गांव के एक चाचा लौटू करके एक कैरेक्टर बनाया था, जैसे उस पे ऐसा कुछ था। वो अब प्रोडक्शन क्या था उस कुछ नहीं था, एक फोन था और गांव में शूट किए थे। मैं इससे भी छोटा फोन था, आईफोन SE 2020 जो आई थी। हमने हाँ शुरू भी उसी से किया, शॉर्ट फिल्म में 3 शॉर्ट फिल्म भी उसी से बनाई। हम लोग 1.5-2 साल उस फोन से शूट हाँ, किए। फोन से तो बहुत दिन तक शूट किया हमने। इवन जो रिव्यू वगैरह हम करते थे, रिव्यू भी भी उसी किया से करते था। थे, वो उसी से शूट करते थे, ग्रीन स्क्रीन पे आईफोन से शूट। IMAX था हमारा वो। ग्रीन पर्दा ऐसा जोड़ के लिया भाई साहब। 725 रुपए की लाइटिंग होती थी, मुझे याद है। कंटेंट का चुनाव कैसे करते हैं आप लोग? क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा? सिर्फ इसी की आपाधापी रहती है या इसके अलावा भी कुछ सोचते हैं आप लोग? शुरू में शुरू तो में हमने होता ऐसा है। ही किया था कि पहले हमें फिल्में बनानी है, ये हमारा तय था, ये टारगेट था। तो हमें ऐसे लोग चाहिए जो फिल्में देखते हैं। तो इसीलिए हमने रिव्यू शुरू किया, क्योंकि जो फिल्में देखने वाले हैं वो रिव्यू देखने आएंगे ही आएंगे। तो हम सॉन्ग रिव्यू करते थे, फिल्म रिव्यू करते थे, यही हमारा वो था। और साथ में हम कुछ जो आपने इंट्रो में शुरू में ही बोला कि सामाजिक चीज़ों पे थोड़ी बहुत बातचीत की जाए और इंटरटेनमेंट लोगों को दिया जाए। उस समय रैंट भी चलता था, तो हमारा एक कैरेक्टर था विद्रोही जो कि ये परफॉर्म करता था। रैंट चलता था और वो रैंट उस समय बहुत होता था कि सेल्फी कैमरा लिया और किसी को कुछ भी झाड़ दिया, वैसा वाला। तो वो एक तो सामाजिक पुट भी था और साथ में वो फिल्म लवर्स की भी ऑडियंस थी। फिर धीरे धीरे हमने उसको तब्दील करते करते स्केचेस में किया, फिर अभी हमने एक छोटी सी फिल्म बनाई। तो वो
और वही लोग हमें इवॉल्व होते हुए देख रहे हैं, वही देख रहे थे कि ये रिव्यू कर रहा था, अब पिक्चर बनाया, अब इसको सपोर्ट करना है, तो वो भी हमारे साथ है, मतलब वो भी हमारे साथ ही इवॉल्व हो रहे हैं, हम भी इवॉल्व हो रहे हैं। ये जो अभी आप लोगों ने फिल्म बनाई, अब माशाल्लाह कितना बढ़िया व्यूज़ गया है, लोगों ने देखा, क्या थॉट क्या था इसको बनाने के लेकर के, मतलब मेकिंग प्रोसेस में क्या कुछ रहा? स्टोरी लाइन तो ऑलमोस्ट आसपास की ही है, घर परिवार में इधर उधर में जो देखा है समझा है। बचपन में मम्मी के साथ नाना के घर पे मुंह दिखाई जब होती थी, जाते थे, लड़ुआ मिलता था और खाजा मिलता था, तो प्लॉट तो वहीं से डिसाइडेड था कि इस पे से कुछ बनाएंगे। और वो औरत जो घूंघट में है उसको क्या क्या कुछ सुनना पड़ रहा है, वो सब सारी चीज़ें। फिर भैया की शादी हुई, व्यक्तिगत जीवन से भी बहुत सारी चीज़ें आई, फिर इनका अपना भी था सूर्यांश का, जो जो इन्होंने देखा। फिर मिल के हम लोगों ने डिस्कशन किया बहुत सारा, 1.5-2 महीने तक। फिर राइटिंग पे गए, और इस पे शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से सूर्यांश ही बता सकते हैं क्योंकि लिखा इन्होंने ही है। यही है मोटा मोटी आंसर। हम क्या है कि हमारे पास 5-6 आइडियाज होते हैं, जैसे अभी हम बनाने जाएंगे तो ऑलरेडी हम 3-4 पे बात कर रहे हैं, तो उसमें हम चूज़ करते हैं कौन सा जाएंगे, कि किस पे जाएंगे, क्यों जाएंगे, तो उसी वक्त ये सब बात होती है कि ये ज़्यादा मुद्दा ज़रूरी है या इसका टारगेट ऑडियंस क्या है, और ये कहना ज़्यादा ज़रूरी, इसमें इंगेजमेंट ज़्यादा है, और ये उस हिसाब से। और कुछ बहुत उसमें करंट जो भी चल रहा हो देश में, उसको भी 2-3 कहानी और डालने की कोशिश करेंगे। तो यही रहता है। और मिशन मुंह दिखाई में भी यही था कि वही जो देखा है हमने, 3-4 चीज़ें हमने सोचा हुआ था। उस वक्त क्या है कि बहुत सारा वो शादी को लेके बहुत सारी न्यूज़ आ रही थी, कोई पति मर जा रहा है तो कोई पत्नी मर जा रही है, शादी इज स्कैम, और ये सब वायरल होता था ना। तो हमने मुंह दिखाई के कॉन्सेप्ट पे तो पहले से ही सोचा था, हमारे पास 3-4 कॉन्सेप्ट 5-6 थे उस वक्त, लेकिन खाली तब तक इस रस्म के चक्कर में थे हम। लेकिन जब ये सब बहुत चल रहा था उस वक्त, अब बीच में दौर था ना कि वो वहां पे मर गया और लोग फांसी लगा रहे हैं, पति बहुत परेशान है, पत्नी बहुत परेशान है, सब बहुत चल रहा था। तो उस वक्त ऐसा हो गया था कि जो मैरिज एक सिस्टम है वो गड़बड़ है। तो हमने कहा कि उसी से रिलेटेड कुछ बनाएं कि क्या कर सकते हैं, और वो मुंह दिखाई के पास हमारा कॉन्सेप्ट पहले से था, उससे कहानी शुरू करते हैं और खाना बाना थोड़ा देखते हैं। क्योंकि बात जब हो रही थी शादी पे तो हमेशा यही हो रही थी कि या तो शादी गलत है या तो शादी सही है, बीच की बात नहीं हो रही थी कि अभी क्यों शादी गलत बोली जाने लगी और उसका सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन तक लोग नहीं पहुंच रहे थे। तो हमारे हिसाब से जो हमें सॉल्यूशन लगा कि अगर आप 2 धारणाओं के बीच में सामंजस्य बैठाना है तो 2 कदम उस पीढ़ी को आगे आना पड़ेगा, 2 कदम उस पीढ़ी को आगे आना पड़ेगा, तो बैलेंस बनेगा। यही एक बेसिक थॉट था और उसी पे वो गढ़ी गई रस्म के इर्द गिर्द गढ़ी गई कहानी थी। और एक ही दिन की स्टोरी है, सुबह से शुरू होती है और शाम तक की स्टोरी है वो पूरी की पूरी। क्योंकि बजट वाला हिसाब किताब था तो वो एक ही दिन की स्टोरी दिखानी थी, एक ही लोकेशन के आसपास शूट करना था, तो उसी हिसाब से गढ़ी गई कहानी। अच्छा, बहुत बार ना जब आदमी बातचीत करता है तो उसमें वो एक सवाल के इर्द गिर्द हो जाता है, तो उसमें ओपिनियन नहीं किसी का पता चल पाता है। मैं आपके हिसाब से ओपिनियन जानना चाहता हूँ, जिस कॉन्सेप्ट पे आपने कंटेंट बनाया। अब आते हैं कि अभी जो शादियाँ हो रही हैं शहरों में, जिसमें क्या हो रहा है कि भाई वही सेम जो आप कह रहे थे, कभी कोई नीले ड्रम में पैक हो जा रहा है, तो कभी किसी लड़की को लोग टुकड़ों में काट के फ्रिज में डाल दे रहा है, तो कभी कुछ हो रहा है, कभी दहेज प्रथा, कभी इधर उधर। असल में आप इस प्रॉब्लम को किस तरीके से देखते हैं, इसका सलूशन क्या हो सकता है? इसमें ये 2-3 पक्ष मुझे ऐसा लगता है कि आता है। एक तो शादियां जो हो रही हैं वो एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट वाला भी बहुत मामला है कुछ कुछ शादियों में। अब तो ज़्यादातर देखता हूँ शादियां लव मैरिज ही हो रही हैं। जो शादियां सिर्फ एक समझौते के तौर पे हो रही हैं, वहाँ बहुत सारी समस्याएं ये हैं कि पिताजी ने लड़की को बोल दिया शादी करने के लिए, लड़के के पिताजी ने लड़के को बोल दिया, शादी हो गई। और शादी के बाद फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी कि बातचीत ना हो पाना, कम्युनिकेशन जो गैप बनता है, साथ में रहने को लेके, एक दूसरे को लेके, जो शादी के बाद बहुत सारी चीज़ें अपनी छोड़नी पड़ती, जैसा मुझे लगता है कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ते हैं एक दूसरे के लिए, कि ये समझौता मैं करूं इस इंसान के लिए कि वो खुश रहे, उसमें हम अपनी बहुत सारी चीज़ें छोड़ते हैं। लोग शायद नहीं कर पाते, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसके कारण ये एक सिनारियो पैदा होता है। दूसरा, लव मैरिज में भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो सक्सेसफुल ही हो पाए, क्योंकि शुरू में सब कुछ अच्छा लगता है, 1-2 साल आपने जान लिया
कि हाँ यार ये तो बहुत बढ़िया आदमी है, ये है वो है, या फिर औरत है, फिर शादी हुई, फिर उसके बाद फिर पारिवारिक चीज़ें आने लगती हैं कि पारिवारिक समस्याएं क्या है, कि लड़का मान लीजिए अपने परिवार से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, फिर लड़की के साथ समस्या है कि नहीं मुझे तो घर परिवार के साथ नहीं रहना, बाहर रहना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर लड़की के पक्ष की भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लड़के के घर वाले नहीं समझ पा रहे हैं कि क्यों है, ये तो मेरी बहू है, तुमको तो भाई झाड़ू पोछा अब यही करना है, कि ये क्या, यही तो रूल रहा है, यही तो चलता आया है। तो फिर एक वो भी है, जनरेशन गैप की भी चीज़ें हैं। शुरू में लोग क्या कहते हैं कि शादियां होती थी बिना कहे दादा वादा की कि भाई शादी फिक्स हो गई, बचपन में ही शादी हो गई। फिर जनरेशन आया कि फोटो जाने लगा, फोटो देख के शादी होने लगी। फिर हुआ कि भाई लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं, मिल रहे हैं, फिर लव मैरिज हो रहा है। तो वो जनरेशन आगे आगे ऐसे बढ़ता चला जा रहा है। बस मुद्दा ये है कि हमेशा हर कोई परफेक्ट नहीं हो सकता है। जो परफेक्ट के तलाश में है हम एक दूसरे पार्टनर को लेके, वो छोड़ के हमें ये समझना होगा कि जो जैसा है वैसा एक्सेप्ट कर लें, और बहुत सारे अपनी ऐसी चीज़ें जिसको छोड़ के खुशियां बांट सके, साथ में रह सके, उस पर ज़्यादा फोकस करना होगा। और दोनों परिवार, दोनों लड़का और लड़की को दोनों समझना होगा कि लड़के के भी माता पिता ही उतने ही ज़रूरी हैं जितने कि लड़की के माता पिता ज़रूरी हैं, इस तरीके से। ठीक है, बहुत सुंदर कहा आपने। एक सवाल का मुझे जवाब दीजिए कि मान लीजिए आज यूट्यूब बंद हो जाए तो आपके प्लेटफॉर्म का फ्यूचर क्या होगा? कोई और प्लेटफॉर्म आएगा, क्योंकि भूख कभी खत्म नहीं होगी किसी की कंटेंट की। प्लेटफॉर्म तो आते रहेंगे और हम फिर बिल्ड कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा कि प्लेटफॉर्म बंद हो जाएंगे, अब वीडियो देखना ही बंद हो जाएंगे। वीडियो देखना बंद हो जाएंगे ज़्यादा तो आसान तरीके से भी कर सकते हैं, इतना पता हो गया कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। यस बिल्कुल बिल्कुल। और एकदम ही इंटरनेट बंद हो गया, बिजली बंद हो गई, थिएटर करने लगेंगे, जा जाके दिखाएंगे लोगों को तो कहानियां सुनानी, हम स्टोरी टेलर हैं, हमें हमारा काम ही वही है। लेकिन जौनपुर, गोरखपुर, पटना और बनारस के हजारों लड़के यह मानने लगे हैं कि वे भी अपनी कहानी खुद कह सकते हैं। तो इसके लिए उनके पास और नए विकल्प क्या होंगे, या आप क्या कुछ नए विकल्पों के बारे में सोच रहे हैं? एक तो वो जो मूवी बना के गांव-गांव में दिखाने वाला, वो अभी वो नया एक वो थोड़ा सा आया है। नुक्कड़ नाटक? नहीं, कि फिल्में बना के और छोटे-छोटे अमाउंट गांव वालों से लेके 10 रुपए 5 रुपए जो आपकी इच्छा दीजिए, और गांव में बड़ी स्क्रीन में फिल्म दिखाई जाएगी छोटी-छोटी। तो वो आइडिया क्या ही था। अभी हमने रिसेंट में डॉक्यूमेंट्री बनाई थी नाना जी के ऊपर अपने, तो पूरा गांव वो देखने आया था। उस डॉक्यूमेंट्री में ऑलमोस्ट गांव के सारे लोग थे। तो वो अपने आप को स्क्रीन पे देख के इतना खुश हो रहे थे कि कोई खंबे पे चढ़ के बिजली बना रहा, वो तो दिख गया, अरे लाउटू उस तरीके से चिल्ला चिल्ला के। तो वो एक्सपीरियंस मुझे बहुत बढ़िया लगा कि हम फिल्में बना के छोटे छोटे जगहों पे जाके दिखा के वो खुशी हमें मिल सके। मतलब हमारी लाइब्रेरी में हम यही अभी हमारा डिस्कशन भी चालू हो गया कि 8-10 फिल्में हो जाएंगी, फिर उसके बाद हम उसका ऑफलाइन स्क्रीनिंग स्टार्ट करेंगे। कमेंट्स पढ़ने की हम लोगों को लत है, क्योंकि वो इतने ज़्यादा फीडबैक देते हैं आपको। आप किसी अपने फिल्म मेकर दोस्त से मिलोगे, उतने फीडबैक नहीं देगा वो, और एकदम सटीक फीडबैक, एकदम सटीक। छोटी छोटी डिटेलिंग नोटिस कर लेते हैं जो हमें भी नहीं पता होता, कि हम एडिट पे हम नहीं देख पाते। हाँ, अरे ये वाला जूता, अरे ये वाला तो उसमें था, ये इसमें बदल गया, वो वहां तक देख। टॉयलेट में एसी कौन लगाता है भाई? तो वही है माई बाप, मतलब यही है, पता है। टूल खत्म हो जाएगा, लोग खत्म नहीं होंगे। ना टीम खत्म होगी, लोग तो रहेंगे, ये रहेंगे 4-5 लोग 10 लोग, वही चाहिए, दोबारा बना लेंगे, देखने वाले लोग भी रहेंगे। हम सीखने के सतत प्रयास में रहें, आगे नई चीज और भी आएगी। आपने बोला माइक्रो ड्रामा आ रहा है, तो खत्म हो जाए बाद में जाके कोई मतलब नहीं उससे। 10 साल बाद खत्म हो जाए, कल खत्म हो जाए, परसों खत्म हो जाए, उससे मतलब नहीं। एक नया टूल आया, सीख लेते हैं। हमारे लिए तो रियाज है फिल्म बनाने के लिए। जितना संघर्ष हम करेंगे, जितनी नई चीजें देखेंगे, उतनी अच्छी फिल्म बनाएंगे। उतना ही जब फिल्म बनाएंगे निडर रहेंगे। अच्छा, आप लोग जब कंटेंट फिगर आउट कर रहे हो, बना रहे हो, और मार्केट में ऑलरेडी इतना सारा कंटेंट फ्लोट हो रहा है, तो मुझे एक चीज़ बताइए कि जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म एक्वायर कर रहे हैं, उस पूरे प्लेटफॉर्म के कंटेंट को ही एक्वायर कर ले रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में नेटफ्लिक्स और स्पॉटिफाई ने मिलकर के एक पॉडकास्ट को एक्वायर कर लिया, जे शेट्टी करके कोई है, $100 मिलियन में। तो कभी ऐसे कुछ ऑप्शंस आप लोग देखते हैं इन फ्यूचर नेटफ्लिक्स या किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म के लिए कि आपके पास जो आपका आर्काइवल कंटेंट है वो आप लोग पुश कर सकें वहाँ पे?
मार्केट क्या ओपन वो है? तो मतलब ऐसा है कि नॉन एक्सक्लूसिव अगर कोई लेता है तो बहुत ही अच्छी बात है, ले ले, जो पैसे बनते हैं हमारे दे दे। बट YouTube हमारा प्राइमरी प्लेटफॉर्म है, अभी हम YouTube को सबसे बड़ा OTT देखते हैं। उसके बाद एक्विजिशन अगर एक्सक्लूसिविटी जा रही है तो वहां हम अभी उस स्थिति में है भी नहीं, और आगे कभी सोचते भी नहीं है कि ऐसा कि कंप्लीटली एक्वायर हो जाए। कोई IP एक्वायर हो सकती है ना, लेकिन वो कंप्लीटली लाइब्रेरी ही एक्वायर हो जाए वो तो उस तरीके से हम सोचते भी नहीं है। अगर कोई करना भी चाहता है तो नॉन एक्सक्लूसिव कर सकता है, बट एक्सक्लूसिव कंटेंट हमारा यूट्यूब पे रहेगा ही रहेगा। एस्टेक का फ्यूचर क्या देखते हैं आप? एस्टेक क्या क्या बनाने वाला है, क्या क्या करने वाला है? एस्टेक फिल्में बनाएगा, मतलब यही है टारगेट तो यही है। और हम बूटस्ट्रैप हम चल रहे हैं, अपना ही पैसा डाल के, अपने ही से ही, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, किसी से कुछ नहीं लेना, बूटस्ट्रैप ही चल रहे हैं और उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। एक लंबी लड़ाई है बड़े फिल्म मेकर्स के बीच में पहुंचने की, उन तक जो कुर्सियां लगी हुई हैं वहां तक बैठने की, वो एक लड़ाई है, उसमें हम लगे हुए हैं और वहां तक पहुंचेगा एस्टेक। और बड़ी फिल्में बनाने की कोशिश करेंगे। और जो अभी छोटे छोटे कंटेंट पीस से कर रहे हैं, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, फिर अभी 50 मिनट हमने किया, फिर अगली फिल्म हम जो बनाने जा रहे हैं कोशिश कर रहे हैं कि 100 मिनट एटलीस्ट बने, एक फीचर फिल्म हो। वही रन टाइम बढ़ता जाएगा, बड़ी फिल्म बनती जाएगी, वही है सफर, वही है। अच्छा, आप लोग एज अ एक्टर, आप लोगों को क्या लगता है कि मतलब आपके ऊपर किस तरह के प्रेशर होते हैं समाज के या ऑडियंस के, कि कैसे रिएक्ट करना है, कैसे कंटेंट का सिलेक्शन करना है, क्या कंटेंट बनाएंगे, क्या बोलना है, किस तरह की भाषा इस्तेमाल करनी है? इसमें सबका अपना व्यक्तिगत है। कुछ एक्टर ऐसे होते हैं जो बहुत निडर होते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या बोल रहे हैं, कौन सी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वो किरदार कर रहे हैं ना। क्या मतलब है कि अगर कोई भी, एक तो हमारी जनता की सबसे बड़ी समस्या है कि वो समझ ही नहीं पाता कि उस अभिनेता का अपना व्यक्तिगत जीवन भी है और जो स्क्रीन पे वो कर रहा है वो अलग है, वो दोनों सेम ही लेके चलती है। तो वो थोड़ी सी परेशानी है, लेकिन अब क्या ही किया जा सकता है उस पर। बाकी अभिनेता का है कि मैं खुद जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसा नोटिस करता हूँ कि आपको जब बहुत सारे लोग जानने लगते हैं, समझने लगते हैं या फिर एडमायर करने लगते हैं, तो वो आपके जैसा बनने की भी कोशिश करने लगते हैं कि बहुत ज़्यादा उस तरीके से। तो अगर मैं स्क्रीन पे नहीं हूँ, व्यक्तिगत जीवन में कहीं बाहर हूँ या फिर जैसे हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो मोरल साइंस के हिसाब से हमें पढ़ाया गया है एक अच्छा इंसान बनने की, वो अपने आप को वैसे पोर्ट्रे कर सकूं। और जिस चीज़ से वो मुझे जान रहे हैं कि ये बहुत हद तक मेरे जैसा है, बहुत रूटेड है, हमारे यहाँ से आता है, गांव से आता है, तो वो चीज़ मेरे अंदर रहे, वो ख़त्म ना हो जाए। उनसे बात करने में या उनसे मिलने में, जो सब सारी चीज़ें वो मेंटेन करके रखने में। और एक वो भी है कि जो शुरू से बना हुआ है कि हम ऐसा कुछ सिनेमा बनाना चाहते हैं या फिल्में बनाना चाहते हैं अपने प्लेटफॉर्म के लिए कि पूरा परिवार साथ में बैठ के देख सके, चाहे वो छोटा बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान आदमी हो। और ऐसा होता भी है कि हर वर्ग के लोग मिलते हैं, छोटे बच्चे भी मिलते हैं कि भैया मैंने आपकी वीडियो देखी, ये है, अब तो अंकल बोलने लगे हैं तो और तुम्हें ऐसी बात नहीं है, सब तो बोल रहे हैं। तो हर वर्ग के लोग भी मिलते हैं, इस तरीके से है। बाकी मेरा भी ऐसा है कि भविष्य में ज़रूरी नहीं है कि किरदार कैसा भी हो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, उसकी भाषा कैसे भी हो वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, कितना भी क्रूर हो मैं करने के लिए तैयार हूँ। मेरे लिए भी कोई बैरियर है नहीं, पर कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ कि वो वैसी बनी रहे। AI को लेकर के क्या विचार है? मुझे तो बहुत बढ़िया चीज़ लगती है। बढ़िया लग रहा है, लेकिन ये जैसे डीप सीक, हिग्स फील्ड AI, ये सब आया हुआ है। पिछले दिनों खबर चल रही थी कि हॉलीवुड में भी इस बात को लेकर के चिंता, कि बड़ा रियलिज्म टाइप का हर एक चीज़ बनाई जा रही है। आने वाले टाइम में, क्योंकि आप लोग कंटेंट बिजनेस में हैं, क्या आपको लगता है कि उसका आप लोग फायदा उठाएंगे या उसके वजह से आपको नुकसान हो सकता है? सीखना तो पड़ेगा, इंडस्ट्री की बात में नहीं सीखना तो पड़ेगा ही यार। बहुत सारी चीज़ें, आपका बजट बहुत कम हो जाता है, जो VFX और इन सब सारी चीज़ों का काम है वो तो AI से इजीली बहुत कम हो जाता है। एक तो वो है, दूसरा ये है कि मुझे लगता है कि कोई भी नई चीज़ आएगी और वो सीखना ही पड़ेगा। कल को अगर हम नहीं सीखेंगे तो फिर हम भी बोल सकते हैं कि जैसे मैं
वैसे बात कर रहा हूँ अभिनेता और उनके चक्कर में कि कंटेंट क्रिएटर जो हैं वो सब कुछ कर ले रहे हैं, फिल्मों में भी आ जा रहे हैं, पैसे भी कमा ले रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सीखना जरूरी है। कोई भी चीज आ रहा है स्किल तो डेवलप तो मुझे ऐसा लगता है कि हम उसको अच्छे तरीके से ही इस्तेमाल करेंगे और हमें भी सीखना चाहिए और सीखेंगे ही। मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे बताता हूँ। मैं पिछले दिनों गजराज राव जी के साथ बैठा था, इंटरव्यू कर रहा था, तो उन्होंने मुझे बताया कि अभी क्या हो रहा है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट आ रहे हैं एक्टर के पास साइन करने के लिए, जिस भी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, उसमें एक और लाइन हो रही है कि आप ये भी सिग्नेचर करेंगे, हम ही भरेंगे कि इन फ्यूचर कभी भी हम उस पर्टिकुलर वेब सीरीज या मूवी को एक्सटेंड कर सकते हैं और एआई का इस्तेमाल करके एक्सटेंड करेंगे। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, आप मेरा फेस यूज करिए, मेरी वॉइस यूज करिए, बट आपको उसके पैसे नहीं मिल रहे हैं फिर तो ये गलत हो और सिग्नेचर कराया जा रहा है। बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। मुझे तो लग रहा है एक बार काम कर दिया, अब उसको चर्चा सीजन आ रहा है। नहीं वो फिर धीरे धीरे क्या होगा, राइट्स के पैसे मिलने लगेंगे। अभी एक्टर्स मना नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे मना करेंगे कि नहीं भाई हम पैसा लेंगे, अगले सीजन का पैसा चाहिए मुझे। एक तो एक्टर मना नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ज्यादातर लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। हाँ, कैमरे पे आ जाना, फ्रेम में आ जाना, फिल्मों में आ जाना, Correct. उनकी बहुत बड़ी एक चाहत भी है और जरूरत भी है अपने आप को सस्टेन करने के लिए बॉम्बे जैसे घरानों में। लेकिन मेन मुश्किल क्या हो रहा है कि कितने % लोग हैं जो ना कह पा रहे हैं। खुद गजराज राव जैसे एक्टर कह रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल कि बहुत रेयर लोग हैं जो मना कर पा रहे हैं। जैसे मैंने 1-2 बार मना कर दिया है, पर मुझे नहीं पता है कि मैं कितनी बार मना कर पाऊंगा, क्योंकि इंडस्ट्री जो कंट्रोल कर रहा है वो लोग ये गेम लेके आ गए हैं। इन केस अगर आप लोग जाते हैं, आपको भी ऑफर आते ही होंगे डेफिनेटली, तो फिर कैसे करेंगे? नए लोगों के लिए तो एकदम मुश्किल का काम हो जाएगा। मेरी मना करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। नहीं मना करना ही पड़ेगा। और मुझे लग रहा है कि जो ज्यादा दिख रहे हैं वो मना करना शुरू करेंगे तो, क्योंकि हम लोग चिंताओं पे बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल बिल्कुल मुश्किल है। अभी वो एक संक्रमण काल कह सकते हैं उसको, वो अभी चल रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे सॉल्यूशन आ ही जाएगा दोनों। क्योंकि एक टाइम पे जाके हर चीज का सॉल्यूशन बनता है। लोग अपनी अपनी सोसाइटीज बनी हुई हैं, अलग अलग प्रोड्यूसर्स की अपनी बनी हुई हैं, एक्टर्स की बनी हुई हैं, वो उन चीजों को उठाएंगे, बातचीत होगी, इसी से होगा। राइट्स तो ऐसे ही लिए जाते हैं। लाइव परफॉर्मेंस कर लेंगे भाई, वो तो एआई नहीं कर पाएगा। थिएटर कर लेंगे, कुछ कर लेंगे, स्टेज पे थोड़ी ना के एक्ट कर पाएगा। मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो आप बोल रहे हो वो तो धीरे धीरे प्रोडक्शन को भी समझ में आएगा कि ये शोषण टाइप है, मतलब एक तरीके से। होगी उसका। और मुझे ऐसा भी लगता है प्रोडक्शन हाउस क्या आपको लगता है कि मतलब कभी उनको शोषण करने में कोई दिक्कत होती है? नहीं, मतलब जब उनको लगने लगेगा कि गलत हो रहा है और चार तरफ से आवाजें आ रही हैं कि हाँ यार ये तो गलत है, तो वो भी मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। जो अच्छे लोग होंगे बिल्कुल मानेंगे। आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं ये बोला था कि एआई से जो भी मैंने वीडियोस और जो सारी चीजें देखी है अभी तक, जितनी भी बन के वो आते हैं, उसमें सबसे मेन चीज जो अभिनेता के तौर पे कमी लगती है वो मुझे इमोशंस की कमी लगती है। जनरेट ही नहीं हो पा रहा है। देखने में तो अच्छा लग रहा है कि बहुत वाव है, बहुत बढ़िया है, इमोशंस नहीं आते हैं उसमें। ये ऐसा मुझे लगता है। आगे हो सकता है कि उसका भी कुछ तोड़ आ जाए, कोई एक और। अभी तक तो जब जैसे जैसे डेवलप हो रही हैं चीजें, हो सकता है कि वो हो हो जाए। सकता है। बट लग जाए, मुझे लगता है इतना अगर लेवल पे पहुंचेगी चीजें तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट और सारी चीजें भी उस पर रोक लगाएगी। मुझे लगता है आपके लिए एक चिंता है। मैं पिछले दिनों फिर पढ़ रहा था कहीं पे कि आजकल राइटर्स जो हैं उनके लिए बड़ी चिंता का विषय हो गया है कि वो जो कंटेंट लिख रहे हैं उन्हें प्रूफ करना पड़ रहा है। मैंने लिखा है, एआई से नहीं लिखा हुआ है। कई लोग ऐसे हैं जो लिखते समय अपना नोट्स बना रहे हैं, टाइमलेस वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ब्लॉग बनेंगे। नहीं, ये तो वैसे भी मैं साबित कर सकूं कि मैंने किया है। फलानी फिल्म जो है अरे तुम प्रूफ दिखा सकते हो ना अपनी डायरी भाई। से लगता है मारूंगा किसको? जो भी बोल सवाल रहा हो है। जाएगा। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। मुझे लिखने तक आनंद आया। मजाक कर रहा हूँ भाई। तो अब इतना फ्यूचर सोचता नहीं मैं। मतलब सच में इसका कोई जवाब नहीं है मेरे पास। फलाना आ जाएगा, ढिमकाना आ जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ जवाब नहीं है। लिख दिया, उसको आनंद आ रहा है लिखने में, सुनाने में, करने में। कह देंगे कोई किसी का है, मैं भी चोरी किया हूँ एक टाइम। तो कोई दिक्कत नहीं। किसका?
कोई भी बोल दे AI से लिखा है, कुछ भी लिखा है, मैं अपना सच जान रहा हूं ना। मैंने तो AI से लिख के नहीं बोला कि मैंने लिखा है। क्या कहना चाह रहा हूँ भाई? मतलब यही है कि बहुत मुझे पता है कि फिलॉसफी में चला गया। मतलब कि मुझे तो पता बहुत है। लोग लिख रहे हैं AI से। हाँ तो सब कोई लिख रहा है हाँ, आजकल। मतलब कितना बोल देंगे कि ये फिल्म AI से लिखी गई है, इसका मतलब कैसे बता दूं मैं? कोई अरे फिल्म अच्छी है, बन गई ना, लिखिए हाँ लिखिए लिखिए, अच्छी बन गई। मुन्ना भाई में BS बन गया, वो बोले कि AI से लिखी हुई है। तो लिखी होगी भाई, अब कुछ कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं। अच्छा, फर्स्ट कम फर्स्ट एडवांटेज भी है इसमें, जो पहले आके उससे कहानी लिखवा ले रहा है, बन जा रही हैं चीजें, फिर बाद में आप वो कुछ भी करते रहो, क्या ही जो फर्क भी पड़ेगा? टेक्नोलॉजी आएगी, जो पहले फर्स्ट मूवर होगा उसको तो फायदा मिलना ही मिलना है। सीखना तो पड़ेगा। लेकिन एआई आप बात कर रहे हो, जैसे ओपन एआई की जो लैब है, उनके साथ बहुत सारे बड़े फिल्म मेकर्स मिलके काम कर रहे हैं कि जो मॉडल्स बन रहे हैं एआई के, वो किस तरीके से बने, और जब सिनेमा इससे बनाया जाएगा, सीन्स बनाए जाएंगे तो कैसे बनेंगे, वो रोबोटिक ना लगे। अभी जितना भी एआई का यूज हो रहा है वो डायलॉग के परे ही हो रहा है। मतलब जब भी क्लोजअप में एक्टर का चेहरा दिखता है वहां पोल खुल जाती है अभी एआई की। हो सकता है धीरे धीरे वो और रिफाइन होगा, धीरे धीरे चलने लगेगा, बट एक्टर्स इन्वॉल्व होंगे ही होंगे। एक्टर्स हो सकता है एक जगह आके बैठ के परफॉर्म कर दें, लेकिन वो इमोशन के लिए वो करना ही पड़ेगा, वो मशीनी लगेगा ही लगेगा। मैं आपको स्क्रिप्ट एआई से बना के दे दूं, आप अगर जानकार हो, आप पढ़ोगे, आपको पता चल जाएगा कि वो ह्यूमन ने लिखी है या नहीं लिखी है। आप लोग अभी क्या करते हैं एआई से? जलन। अभी तो कुछ नहीं कर रहा। नहीं मतलब बहुत छोटा क्या क्या हेल्प लेते हैं आप लोग? छोटे छोटे मोन्टाजेस वगैरह जो मिस हो जाते हैं शूट वगैरह पे, वो रीशूट पे ना जाना पड़े या ले नहीं पाए तो तो हाँ, शूट नहीं हो अब पाया। उसमें नहीं भी हो तो था, पाया। माइक्रो ड्रामा में भी ड्रोन शॉट एक हमने AI से ही दो तीन बनवाया एक तो था। अभी हमने वो आईफोन फिल्म जो हाँ, इसने डायरेक्ट उसमें करी भी थी, है, उसमें तो गाना ही गाना पूरा ही का AI पूरा से ही AI से बनवाया था बनाया मैंने। गया। जो स्टार्ट का गाना था वो AI से ही था पूरा। तो छोटी छोटी हेल्प तो करेगा ही वो, और आगे और अच्छी हेल्प करने लगेगा। आपका समय बचेगा, आप और विजुअलाइजेशन पे और सोच पाओगे और डेप्थ में जा पाओगे। चलिए हम लोग आखिरी फेज पे जाएंगे। मैं पूछ लेता हूँ आपसे, बड़ा जरूरी है, अपने जीवन के बारे में बताइए। शादी उदी आपने कर लिया है, मैंने थोड़ा अनुभव बताइए। शादी शादी मैं अपनी बीवी से बहुत शादी प्यार तो हो करता हूँ। मैं अपनी बीवी की सारी बातें सुनता हूँ। शादी बहुत अच्छी चीज है, सबको करनी चाहिए। अच्छी चीज है। सुखी जीवन इनका रहता कैमरा है। कौन सा है भैया? इधर देख के एकदम देख के। शादी अच्छी चीज है, सबको करनी चाहिए। नहीं मतलब ठीक है, शादी का टेक, शादी अच्छा इंस्टीट्यूशन है, एक बढ़िया, जिस मतलब मुझे लगता है कि शादियां तब तक बहुत अच्छी है जब तक दो लोगों के बीच में, जो शादी में जो जोड़ा है उसके बीच में बहुत ज्यादा पारिवारिक लोग बहुत ज्यादा इंटरफेयर ना करे। तो कुछ चीजों में करें वो चलता है, बट बहुत ज्यादा आप उनकी प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर करोगे तो मुझे लगता है कि समस्याएं तब उत्पन्न होती है किसी भी तरीके से, फिर सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। तो जब तक पेरेंट्स आपको स्पेस दे रहे हैं जो देना चाहिए तो चीजें सही हैं, मतलब बैलेंस होती हैं सारी चीजें। बाकी तो कर ही लेता हूँ मैं बैलेंस हर चीज को, मतलब manage कर आजकल लेता हूँ। रीलों में ना कर ही लेता हूँ मैं बैलेंस। आजकल रील काटने में बड़ा मजा आता है लोगों को कि एक हेल्दी रिलेशनशिप का डेफिनेशन क्या होगा। सबसे ज्यादा जरूरी चीज मुझे ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन और कॉम्प्रोमाइजेस करना सबसे ज्यादा जरूरी किसी भी रिलेशनशिप में, एक दूसरे के लिए। आप मालिक? मुझे लगता है कि अपनी बोरियत का जो है ब्लेम अपने पार्टनर पे नहीं करना चाहिए। खुद आप अपने में इंटरेस्टिंग होंगे दोनों लोग तो सही चलेगा हर चीज पे। वो बाकी बढ़िया है, दोस्ती ऐसी रहनी चाहिए। सीरियस, उसको ऐसा शादी ऐसा हाँ, वो वही नहीं लेना हाँ, चाहिए कि इतना मैं बड़ा वो हस्बैंड हो हुआ गया, नहीं। मैं वो वाइफ हो गई और ये हो गया, मैं मर्द हो गया, फलाना हो गया। कुछ ऐसा नहीं है। और अच्छा पार्टनर मिल जाए तो बढ़िया है। अब ढूंढ ढांड के ही करना चाहिए आज के टाइम पे तो, और जिससे दोस्ती यारी बढ़िया रहे। जो मतलब मेरी वाली ठीक है, मतलब बढ़िया फनी है, कार्टून है। मुझे मजा आता है, मैं भी ऐसा ही हूँ। ऐसा कोई दबाव वगैरह आप पर? नहीं मेरे पास कोई दबाव नहीं है, उसके ऊपर होगा। कौन देता है? मेरे ऊपर नहीं है। जो ये तो ऐसे बता रहे लग रहा है शादी दो शब्दों का वो है। बड़ी बढ़िया इंस्टीट्यूशन है। बढ़िया इंस्टीट्यूशन भाई अच्छा ही है। भाई देखना पड़ता है, क्या करें। 5 किताब याद करिए अच्छा सा। 5 किताबें जो मेरे सबसे ज़्यादा करीब है, वो पहली है निर्मल वर्मा की अंतिम अरण्य, और
शेखर एक जीवनी अज्ञेय की दोनों पार्ट, और नाटकों में बिन बाती के दीप, विनोद कुमार शुक्ल की एक और किताब है दीवार में एक खिड़की रहती थी। ये तो मतलब कि ऐसा कोर कि बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके अलावा भी बहुत सारी किताबें हैं। उषा प्रेमदम की एक है किताब 55 खंबे लाल दीवारें, जो कि वो भी बहुत पसंद है। क्यों पढ़नी चाहिए? क्यों पढ़नी चाहिए कि जैसे पहली किताब मैंने बताई अंतिम अरण्य, तो इसलिए क्योंकि जो अति यथार्थ वाली चीज़ें हैं, जो पिक्चराइजेशन वो पढ़ के मुझे हुआ कि इतना सुंदर एक पहाड़ों का एक जंगल वाला एरिया जहाँ एक बूढ़ा आदमी है, बीमार है, एक आदमी जा रहा है उसकी सेवा करने के लिए, वो जो जिस तरीके से उन्होंने इमेजिन करवाया धुंधला और ये सब सारी चीज़ें की हो रही हैं, और दूसरा कि वो सेम सिनारियो मेरे साथ भी हो रहा था, तो इसलिए वो किताब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। शेखर एक जीवनी इसलिए कि अज्ञेय एक ऐसे राइटर मुझे लगते हैं जिन्होंने अपने आप को खुल के लिखा, उनके व्यक्तिगत जीवन में क्या क्या चीज़ें हुई और उन्होंने कैसे देखा। जो फिलॉसफिकल जो चीज़ें हैं, जो लोग बोलते हैं कि एक किसी भी कलाकार को इतना अपने आप को खोल के रखना चाहिए, तो उन्होंने अपने जीवन को बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया है। चाहे वो उनके बहन के साथ क्या रिलेशनशिप हो, जिस तरीके से उन्होंने बताया शादी के बाद वो बीमार हो गए और सब सारी चीज़ें, और घर परिवार में पिताजी के माताजी के जो झगड़े हैं उस पे, तो खुल के वो लिखते थे किसी बिना झिझक के। तो वो इसलिए अगर एक बेबाक लेखक बनना है और वो ऐसे उस तरीके से जाना है तो उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और जैसे उनका व्यक्तिगत जीवन रहा है, जैसे बदमाश वो रहे थे बचपन में, फिर पढ़ाई भी, स्कूल कॉलेज का भी ज़्यादा उतना हुआ नहीं, स्कूल हुआ नहीं, कॉलेज तो गए वो, उसके बाद फिर वो क्रांतिकारी गतिविधियों में आना और वो सब सारी चीज़ों के बाद ये सब सारी चीज़ें। और जो मैंने वो बताई बिन बाती के दीप, वो इसलिए कि एक आदमी कितना एक मतलब कि उस कहानी में, नाटक में ऐसा है कि एक महिला रहती हैं जो कि बहुत अच्छा लिखती हैं, पर शादी के बाद उनके साथ कुछ समस्याएं हो जाती हैं कि वो लिख नहीं पाती हैं, तो वो बोलती हैं और उनका पति जो है वो टाइप करता है और लिखता रहता है, और वो उसको दवाइयाँ भी देता है ऐसे कि वो पूरे टाइम सोते रहे और बीमार रहे, और वो किताब पब्लिश करवाता है, और पब्लिश करवाता है उस किताब को नेशनल अवार्ड भी मिलता है, और वो अपने नाम से करवाता है, अपने पत्नी के नाम से, और ये बात उससे छुपा के भी रखता है। इस चीज़ के ऊपर पूरी वो है, खूबसूरत नाटक है ये बिन बाती के दीप। और विनोद कुमार शुक्ल की मैंने एक और किताब बताई कि क्या कहते हैं, दीवार में एक खिड़की रहती थी। वही अति यथार्थवाद वाली चीज़ें, क्योंकि उनके भी और निर्मल वर्मा के राइटिंग में वो बहुत सिमिलर है, जो कि मानव कौल भी वैसे ऐसा ही लिखते हैं बहुत ज़्यादा। मतलब काफका वाला जो मामला है हिंदुस्तान में, इन दोनों का वो एक मिश्रण है, मुझे ऐसा लगता है। आखिरी किताब जो मैंने बताई उषा प्रेमदम की 55 खंबे लाल दीवारें, वो इसलिए पसंद है कि वो एक स्त्री को लेके कि समाज जब वो जॉब करने लगती है तो लोग कैसे देखते हैं उसको, किस तरीके से, और वो कैसे अपनी परेशानियों को टैकल कर रही है, अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों को कैसा पूरा कर रही है, और उसको एक प्रेम हो रहा है अपने से कम उम्र के लड़के के साथ, तो वो उस चीज़ को भी कैसे समाज किस नज़रिए से देख रहा है और कैसे वो मैनेज कर रही है, उस पर वो किताब। धनंजय भाई आप? किताबों की बात जहाँ तो मैं बहुत मिक्स बताऊंगा आपको। जैसे नाटक में अगर मैं बोलूँ तो नाटक अगर कोई पढ़ना है या देखना है तो वेटिंग फॉर गोडो, ठीक है, एब्सर्ड है बहुत ज़्यादा। उसमें वो ये कि आप उसको कैसे भी देख सकते हो, वो अपने अपने आईने पे है कि आप उसको पॉलिटिकल देख रहे हो, रिलीजियस देख रहे हो, या सोशल सटायर के तौर पे देख रहे हो। बहुत एब्सर्ड नाटक है। उसके बाद आपके पीछे पढ़िए राग दरबारी, श्रीलाल शुक्ल, ये तो सबको पता ही है कि वो अच्छी, क्योंकि बहुत इसकी एक तो राइटिंग इतनी गढ़ी हुई है कि वो इमेजिनेशन बहुत, अगर किसी एक्टर को मैं सजेस्ट करूंगा, अगर कोई कम पढ़ता है या पढ़ने का समय नहीं है, इमेजिनेशन की एक्सरसाइज ही करनी है, तो ये पढ़े। बहुत अच्छा एक टूल है, एज अ टूल आप ले सकते हो, क्योंकि बहुत अच्छी इमेजिनेशन ये आपकी गढ़ता है दिमाग में। जिस तरीके से शुरू होता है कि सड़क पे एक ट्रक चल रहा है और वो सड़क का किस तरीके से हो, तो वो बहुत अच्छा है। इसके अलावा प्रेमचंद की कहानियाँ सारी मैंने पढ़ी है, मुझे बहुत, मतलब सारी, मतलब लगभग गोदान है, बाकी सब कहानियाँ मतलब किताबें हैं, या छोटी कहानियाँ जो है, बूढ़ी काकी हो गई, बड़े भाई साहब हो गई, तो ये बड़ी अच्छी अच्छी कहानियाँ, बहुत रिलेटेबल भी हैं, आज के टाइम पे भी बहुत रिलेट करती हैं। और अल्केमिस्ट वही टिपिकल जो है। बाकी फिल्मों की बात करें, सीरीज़ की बात करें, एक एक बता देता हूँ। सीरीज में पूछा नहीं आपने, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। नहीं बता ब्रेकिंग बैड मैं मतलब उसको बहुत ऊपर देखता हूँ, बहुत बढ़िया। ब्रेकिंग 2 बार देख चुका हूँ मैं तो। ब्रेकिंग बैड जिसने नहीं देखी हो हाँ, उसको क्यों देखना चाहिए?
ब्रेकिंग बैड क्यों देखनी चाहिए मैं बताता हूँ आपको। ब्रेकिंग बैड आपको इससे देखनी चाहिए, पहली बात कि बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है। अगर किसी को मतलब कोई फिल्म मेकिंग वगैरह या इससे रिलेटेड कोई इंसान है उसको देखें, बहुत डिटेल्ड, बहुत ज़्यादा उसमें बहुत बारीकियां पकड़ी है डायरेक्टर ने। और जो ग्राफ की हम बात करते हैं ना, कई बार मैं ये अभी फिल्म उसके पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, फिर आम आदमी के उससे बताऊंगा कि उसमें जो ग्राफ एक कैरेक्टर का दिखाया है, एक एक्टर को या डायरेक्टर को, जिससे कहानी का ग्राफ और एक्टर का ग्राफ जो दिखाया, कैसे कैसे वो बदलता है, मुझे लगता है कि उससे बेहतर किसी भी सीरीज या किसी फिल्म में दिखाया। बहुत बेहतर वो कैरेक्टर पहुंचता है अपने जहां तक उसकी जर्नी होती है। और एंड की हम बात करते हैं, अधिकतर जो अच्छी कल्ट सीरीज होती है उनके एंड खराब होते हैं। इसमें इतना परफेक्ट एंड है इसका कि आप एंड के लिए इसको 2-3 बार देख जाओगे, यार क्या एंडिंग है, मतलब बेस्ट एंडिंग एवर। कि जो सीजन जब पूरा खत्म होता है उसका जो एंडिंग होती है, तो ये है। अब आम आदमी के उससे बताऊं मैं, ये एक ऐसी सीरीज है जो आपको शुरू में बांधने में थोड़ा टाइम लगेगा 1-2 एपिसोड में। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि वो एक हम वर्ड यूज करते हैं कि पेशाब रोक के देखोगे कि नहीं पूरा खत्म करूंगा। इसके अंदर वो ग्रिप है, बहुत मजेदार। आप देखो 2 एपिसोड में थोड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन उसके बाद आप पूरा ऐसे मतलब 2-3 दिन में आप नौकरी को छोड़ के बोलोगे नहीं जाना, ये खत्म करूंगा। मतलब आप नौकरी क्यों छुड़वाने पे लगे? मैं तो बता रहा हूँ मैं कि ये बहुत बढ़िया है, ग्रिप बहुत बहुत ग्रिप। फिर तो आदमी ब्रेकिंग बैड नहीं देखेगा, कहेगा नौकरी कर लेनी चाहिए। नहीं खैर, बहुत अच्छा वो बताया। ऐसी कौन सी फिल्म, ऐसा कौन सा कैरेक्टर उस फिल्म का जो आपके जर्नी में आपको शेप करता है? शुरू में मैंने एक फिल्म देखी थी, काफिरों की नमाज, जो कि यूट्यूब पे पड़ी हुई है। और किस्मत देखिए उस फिल्म में जो डीओपी थे, असिस्ट करने गए थे, वो मुंह दिखाई में हमारे डीओपी थे जो उन्होंने शूट किया। वो फिल्म मुझे बहुत पसंद है। उसके सामने पूरे टाइम करता रहता था उसके मोनोलॉग, और वो उसमें आलोक चतुर्वेदी करके एक्टर हैं, वो कमाल, मतलब बहुत। उसमें एक जर्नलिस्ट की कहानी है कि वो कुछ भी कैसे छाप देता है, अखबार में जगह पे मिल जा रही है तो कुछ भी लिख दे रहे हैं। कट्टू एक आर्मी ऑफिसर की कहानी है जिसका वो इंटरव्यू लेने आता है कि गांधी से जो वो बातचीत करता है कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हैं, कि आर्मी ऑफिसर के लिए गांधी के जो रूल्स हैं वो कितने अप्लाई किए जा सकते हैं इन सब सारी चीज़ों में। लेकिन जो परफॉर्मेंस दी है, तो परफॉर्मेंस के लिए मुझे एक तो वो बहुत ज़्यादा पसंद है। दूसरा अल पचिनो की फिल्म है स्कारफेस, जो कि वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग मुझे लगता है कि बातचीत करने का तरीका, और जो एक कैरेक्टर का होता है, छोटा सा, मतलब उनकी हाइट भी उतनी ज़्यादा है नहीं, पर फिर भी वो इतना डोमिनेट करते हैं। तो उसके लिए स्कारफेस जो मैं बार बार देखता रहता हूँ हमेशा, ऐसे खुद को मोटिवेट करने के लिए कि ऐसा कुछ करना है, ऐसा कुछ करना है। तो वो 2 फिल्में हैं जो बहुत करीब है मेरे। और आप विशाल जी, आप क्या फिल्म रिकमेंडेशन? फिल्म अभी हाल फिलहाल की बता देता हूँ। वैसे तो बहुत सारी फिल्में हैं जो पसंद है। अभी हाल फिलहाल की एक तो लोगों को देखनी चाहिए, थाई की झावी, वो तमिल फिल्म है, और वो बढ़िया फेमिनिज्म पे अगर किसी को फिल्म देखनी हो, बढ़िया एंटरटेनमेंट के साथ, ग्रिप के साथ, सोशल ड्रामा, तो बहुत अच्छी फिल्म है। आप मिन्नल मुरली देख सकते हैं, बहुत लो बजट कैसे सुपर हीरो की फिल्म बनाई जा सकती है, बहुत ही अद्भुत फिल्म है वो। और उसके जो डायरेक्टर है बैसिल जोसेफ, उनकी, और एज एन एक्टर उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, जैसे मरण मास है शायद उसका नाम, वो बहुत अच्छी फिल्म है। फैलमी करके उनकी एक फिल्म है, एक जय 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 हे करके एक फिल्म है, वो भी मलयाली फिल्म है, बहुत सुंदर फिल्म। और एक डायरेक्टर हैं वो राहुल सदाशिवन, वो मलयाली फिल्में वो भी बनाते हैं। उनकी हॉरर और वैसी फिल्में, साइकोलॉजिकल थ्रिलर वाली, वो एक तो ब्रह्मयुगम अभी रिलीज हुई थी, मम्मूटी की थी, और एक फिल्म उनकी और पहले, उसके पहले आई थी भूतकालम, बहुत अद्भुत फिल्म, वो भी देखनी चाहिए। मतलब एज अ फिल्म मेकर भी देखनी चाहिए किसी को, और अगर आप ऑडियंस हो, नॉर्मल ऑडियंस हो, मासी फिल्म है एकदम, और बहुत बेहतरीन फिल्म है। अच्छा, ये बहुत कम बजट में बनी हुई फिल्म है? हाँ, बहुत कम बजट, एक लोकेशन पे शूट हुआ है। मतलब ब्रह्मयुगम तो एक लोकेशन पे ही पूरा लगभग शूट हुआ है, और क्या बेहतरीन ग्रिपिंग फिल्म है, अद्भुत। अभी वो दादी वाली जो बताया, हाँ, थाई की झावी, वो तो बहुत बहुत बेहतरीन। कोविड के बाद से मतलब पूरा इंडस्ट्री में ये चलने लगा, हर जगह लोग पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं कि बॉलीवुड के पास कहानियां नहीं है ऐसी, मतलब बहुत मेस्मराइजिंग टाइप कोई कंटेंट नहीं बन रहा है। फिर बाद में ये जो धुरंधर आई, उसने पैसे उसे कमा लिए, तो अभी दोबारा से लोगों को लग रहा है कि रिवाइव हो गया।
बट जिस तरीके का कंटेंट या ओटीटी पे जितने भी प्लेटफॉर्म ओटीटी के आ गए हैं, उन सब में जिस तरीके से मलयालम सिनेमा काम कर रहा है या साउथ के अदर जगहों से, वैसा कंटेंट क्यों नहीं आ पा रहा है बॉलीवुड के लिए? क्या कमर्शियल सिनेमा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर कहानियाँ? नहीं, उनकी फिल्में कमर्शियल्स भी है, मतलब पैसे भी बढ़िया कमाती है। थाई की जावी वो 7-8 करोड़ में बनी है और लगभग 80 करोड़ कमाई है, तो पार्किंग मुनाफा आप देख लीजिए। पार्किंग एक फिल्म है, बहुत बेहतरीन फिल्म, मतलब वो एक पर ये बॉलीवुड location- में जब बन रही है तो फिर बर्बाद हो जा रही है। जैसे कि उन्होंने हमने वैसा अनुभव सिन्हा ने फिल्म जनता बनाई, को वैसे बना दिया ना। 80 फेल हो गई, फ्लॉप हो गई। लेकिन वो उनके यहाँ भी तो पहले कैसे फिल्में बनती थी, लेकिन अब उनकी ऑडियंस हाँ, उनके यहाँ तो ऐसा एक मतलब आंदोलन टाइप एक युग जैसा आने वाला है, वैसा लग रहा है जैसे एक हिंदी दौर पट्टी में की ऑडियंस कैसी पुनर्जागरण है? हुआ है वहाँ। हाँ, आप लोगों ने तो पुनर्जागरण मतलब समझा होगा ना, हिंदी पट्टी की ऑडियंस कैसी है? वो भी देख रही है वो फिल्में, डब हुई फिल्में देख रही है, वही फिल्में देख रही है। कहानियों में कितना डेप्थ में आप जाते हैं, आप पुराना पैटर्न कितना छोड़ते हैं, वो जरूरी है। बॉलीवुड में भी लोग बना रहे हैं। पट्टी की ऑडियंस हिंदी फिल्मों से थोड़ी सी बोर हो गई है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं, और जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें इतना मतलब बाहर के सिनेमा का भी तो बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। और इतना मतलब, अब दूसरी बात फिल्म भी देख लिया कोविड में, दुनियादारी यहाँ वहाँ से लेकर हर सब जगह कुछ सब। एक्सप्लोर किया लोगों ने फिल्मों को। खूब तो उनको उनको पता चल मालूम जा रहा है चला कि यहाँ से ऐसे कॉपी भी है। सिनेमा होता है। हाँ। कॉर्पोरेट भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि उसका भी योगदान है, जो कॉर्पोरेट घुसा है, मतलब ठीक है हाँ। अच्छी, लेकिन वो कहीं ना कहीं और कॉर्पोरेट का इंटरफेरेंस भी तो है, मतलब फिल्मों के अंदर, हिंदी फिल्मों के अंदर खासकर बड़े बड़े लेबल्स जो आते हैं, वो एक कॉर्पोरेट सोच से वहाँ क्रिएटिविटी मर जाती है। साउथ में टिकट भी सस्ते हैं सिनेमा हॉल बाकी जगहों के, अपने यहाँ तो 70 रुपए में अभी भी दिखा रहे हैं पिक्चरें वो लोग। हम लोग वहाँ पे 100 रुपए में भाई सिनेमा हॉल के टिकट, वो भी मॉल में बढ़िया 2-2 3-3 बार चले जा रहे हैं लोग 110 देखने। रुपए में, 70 रुपए में। हम और 3.5 अच्छी फिल्म है, ऐसा नहीं कि पिटी हुई फिल्में हैं, देख अच्छी फिल्म है उनकी चल रही है। हमारे यहाँ तो पॉपकॉर्न भी उससे महंगा है। और हमारे यहाँ सिनेमा घर, आप बताइए देवरिया में अगर आपको पिक्चर देखनी हो तो आप बढ़िया बढ़िया वहाँ picture- सिंगल स्क्रीन में खूब Yes, चल रहा है, बहुत। खूब चल रहा है वहाँ सिंगल स्क्रीन खूब है। आपको बहुत दूर जाना, अच्छे एक्सपीरियंस के लिए आपको दूर जाना पड़ेगा। और हमारे यहाँ से जैसे जौनपुर में भी अगर ढंग से सिनेमा देखना है और जो वही बढ़िया, हाँ बनारस जाना पड़ता 60 किलोमीटर दूर। जैसे हमेशा से एक सवाल दिमाग में रहता है, मैं पूछता हूँ लोगों से कि कभी जो रिक्शा वाला भी जाके फिल्में देख लेता था लाइन लगा के टिकट के लिए, जब माथा फोड़वल हो जाता था उस दौर में और अभी के दौर में, उसके पास एक्सेसिबल नहीं है उसके लिए सिनेमा, बहुत महंगा हो गया, थिएटर वो में कभी तो सोच at भी least। नहीं पा रहा है। चाइना में सर पता है क्या हो रहा है, मैं बताता हूँ। चाइना के अंदर भी क्या हो रहा है, चाइना बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, उनका अपना एक सिनेमा है। चाइना का टारगेट है अभी मैंने एक डॉक्यूमेंट्री में देखा था, उनका टारगेट है कि आने वाले 30 साल में हम सिनेमा में वर्ल्ड को डोमिनेट करेंगे, हम हॉलीवुड को पीछे छोड़ेंगे, जितनी भी मतलब इंडस्ट्री है यूके यूएस वगैरह, हम डोमिनेट करेंगे। उसके लिए गवर्नमेंट ने, उन्होंने वहाँ पे क्या किया है कि हर रीजन में उनका जो भी रीजन होते हैं, रीजन हमारे जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट या रीजन है, हर रीजन में उन्होंने सिनेमा हॉल शुरू करे गवर्नमेंट ने बनाने। हमारे यहाँ बंद हो गए, हमारे यहाँ उल्टा बहुत हुआ है। बंद हो गए, जितने भी सिंगल स्क्रीन थे वो चाहे अपने इलाके में देख लीजिए, बिल्कुल सब बंद हो गए। मैं बनारस की ही बात कर रहा हूँ। एक दौर में व्यापारी आते थे, अलग अलग जगहों से, बड़ा शहर था, वो आते थे, खरीदते थे सामान अपना, सिनेमा हॉल जाते थे, बढ़िया देखते थे एक पिक्चर देख के, और उसके बाद फिर घर लौटते थे और सबको कहानियां सुनाते थे। मतलब वो खूब सारे सिंगल स्क्रीन थिएटर्स थे, लेकिन फिर उसके बाद वो एक अलग कल्चर आ क्या गया। बता रहे थे? दंगल बहुत बड़ी इकोनॉमी जैसे है सिनेमा, जो बहुत बड़ी इकोनॉमी है, तो चाइना के पास वो विजन है कि भाई इसको भी क्यों नहीं हम वो करते, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और हम अपना सिनेमा दुनिया में दिखाएंगे तो क्या बन, क्योंकि टेक्नोलॉजी की तो कमी है नहीं सही बात चाइना के है। पास, वो क्या बना देंगे कल आपको पता भी नहीं। तो उन लोगों का ये है कि पहले ऑडियंस को वापस लाओ, जो देखते थे पहले इनकी जो फिल्में, ऑडियंस जैसे हटी है सिनेमा, कह रहे अपनी ऑडियंस को पहले लाओ, घर वालों को पहले बैठाओ, फिर बाहर वाले आएंगे। पहले घर वालों को एडिक्ट बनाओ, दिखाओ उनको सिनेमा, फिर पैसा लगाओ, अभी 200 में बना रहे, फिर 500 600 में बनाओ, फिर दुनिया में चलाओ। तो उनका है टारगेट कि 20-25 साल के अंदर वर्ल्ड में डोमिनेट करेंगे, और हो सकता है आने वाले 10 साल के अंदर, अभी हम जैसे बात कर रहे हैं, 10 साल बाद फिर बैठें तो हम चाइनीज फिल्मों की बात करें कि भाई कुछ अलग ही लेवल का। पर मुझे लग रहा है 10 साल 25 साल जो बात कर रहे हैं आप, 10 साल उनके लिए ज़्यादा होगा, क्योंकि जो सीड डांस की हम लोग बात कर रहे थे वो चाइना ने ही लॉन्च किया, और चाइना के लॉन्च करते ही एकदम हाहाकार मच गया कि भाई ये कैसे। तो वही है, वो जल्दी कर ली। तो मुझे लग रहा है 2-4-5 साल की बात है, वो कर लेंगे। हालांकि बॉम्बे के मैं कुछ एक्टर्स दोस्तों के पास बैठा तो उनकी बड़ी भयंकर चिंता है। उनकी चिंता है कि भाई 2-4 साल बचा है, काम कर लेते हैं, सिग्नेचर तो करा ही रहे हैं सब,
हो सकता है कि अब आने वाले टाइम में काम भी ना मिले, एक वन टाइम कॉन्ट्रैक्ट आपसे कर लें और करने के बाद बोलेंगे फिर रहने दो जी, हम आप ही का फेस डालेंगे, एवरीथिंग डालेंगे और सब चीज़ बना देंगे। तो लोग लिटरली वहाँ पे डरे हुए हैं। आने वाला फ्यूचर क्या होगा इसका? सर तो हर चीज में है फिर तो, मतलब कुछ भी एआई, तो कल को मैं कह रहा हूँ डॉक्टर बंद हो जाएंगे, एआई पे डाल दी बीमारी, फोटो दिखा दी, हर चीज में है वो। फिर तो मुझे लगता है कि लेबर चौक ही जिंदा रहेगी, मिस्त्री बनाएंगे क्योंकि वो लेबर नहीं करते। फैक्ट बता रहा हूँ मैं। वो भी रोबोट्स आ जाएंगे भाई। आप लोग एआई से बिल्कुल नहीं डर रहे हैं। नहीं डरना नहीं डर रहे चाहिए, हैं, ऐसे तो लेकिन फिर सीखना लोगों को चाहिए मुझे। रेडियो से डरना चाहिए था, फिर टीवी से डरना हाँ। चाहिए था, फिर मोबाइल से डरना चाहिए था, इंटरनेट से डरना चाहिए था। दुश्मन से देखो दोस्ती कर लो, जेन्युइन बात, दुश्मन से दोस्ती कर लो, यानी कि उसको सीख लो, उसको अपने काम में कैसे इवॉल्व कर सकते हो वो समझ लो, वो जरूरी भी है। समय के साथ जो नहीं भागा वो भागा है, वही वाली बात है। तो क्या बात है। वही है, सीख लो उससे, मतलब जितना यूज कर सकते हो बहुत वही है। सुंदर। दुश्मन से दोस्ती कर लो, डर लग रहा है तो फिर डराएगा नहीं वो। वाह, समय से जो भागा वो भागा है। समय से जो भागा, यहाँ दे दीवार पे देखो कोट। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है? जी हैशटैग को, हैशटैग को सॉल्ट को भी। और सॉल्ट को भी।